केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आज डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन एंड VSEPR थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन एंड VSEPR थ्योरी, वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। मैं आपको बहुत इसके कॉन्सेप्ट को सिर्फ बता के आपको क्वेश्चन पे ले जाना चाहूंगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा नीट में, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, क्या क्या टाइप होगा क्वेश्चन का, मैं उसी को डिस्कस करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन में बताना चाहूंगा। अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन देखा है तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपने अलग अलग पार्ट पढ़ा। फर्स्ट पढ़ा कि इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल मेक्स sp हाइब्रिडाइजेशन, ये sp। सेकंड कंडीशन पढ़ा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड कंडीशन आपने जो पढ़ा वो पढ़ा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फोर्थ कंडीशन आपने पढ़ा sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। फिफ्थ आपने देखा sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन। और एक कंडीशन जो आपके पास बता रहा हूं वो sp3 d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने की जरूरत क्या है? हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से हम लोग ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल निकालते हैं। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी प्रिडिक्ट करेंगे हम लोग शेप मॉलिक्यूल का। कैसे देखो, अगर sp है तो इसका ज्योमेट्री अगर आप देखोगे तो ये लीनियर शेप होता है। कैसा बोल रहा हूं, लीनियर, ये लीनियर शेप का दिखाई देगा sp में। अगर sp2 है तो ये ट्रायंगल प्लेनर दिखाएगा, ये कंडीशन आपको दिखाई देगा ट्रायंगल प्लेनर। और अगर आप ट्रायंगल प्लेनर देखोगे तो ये है ट्रायंगल प्लेनर का स्ट्रक्चर। अगर sp3 का केस है तो sp3 में आप टेट्राहेड्रल देखेंगे, रेगुलर टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अगर आप टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये है आपके पास टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर, ये है टेट्रा। डाउटनेट पर अब होगा आपके सभी मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन के फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेकर नीट, IIT, JEE मेंस एंड एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करो डाउटनेट ऐप। sp3d की बात करूंगा तो ट्रायंगल बाय पिरामिडल, ये लिख रहा हूं ट्रायंगल बाय पिरामिडल, ये है ट्रायंगल बाय पिरामिडल। क्लियर है? अगर आप ट्रायंगल बाय पिरामिडल का केस देखते हैं तो ये है ट्रायंगल, ये है ट्रायंगल और एक पिरामिड और ये पिरामिड बाय पिरामिडल। क्लियर? sp3d2, अगर sp3d2 का देखेंगे तो ये ऑक्टाहेड्रल। कैसा लिख रहा हूं, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाय पिरामिडल भी इसको बोला जाता है। इसी का दूसरा नाम है स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल। ये कैसे, अगर आप देखेंगे इसको ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर बाय पिरामिडल को, तो ऑक्टाहेड्रल का केस कैसे बनेगा, ये है आपके पास ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल। आप देखिए इसको इस तरह से आपको ये ऑक्टाहेड्रल दिखेगा, ये स्क्वायर, एक पिरामिड बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल। और sp3d3 को अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो sp3d3 का शेप होगा पेंटागनल बाय पिरामिडल, पेंटागनल बाय पिरामिडल, यह है पेंटागनल बाय पिरामिडल। तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये भी आपके पास बाय पिरामिडल। ठीक है, कैसा होगा पेंटागनल बाय पिरामिडल? आप अगर देखोगे पेंटागन तो ये है पेंटागनल, ये आपके पास पेंटागनल दिख रहा है और एक पिरामिड बाय पिरामिडल, पेंटागनल बाय पिरामिडल। बहुत इंपॉर्टेंट केस। तो इस तरह से आप ज्योमेट्री देख रहे हैं कि किस हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री क्या होगी। क्लियर? लेकिन ध्यान रहे, जब आपको मैं VSEPR थ्योरी बताऊंगा तो वहां पे आपको बताऊंगा कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर शेप ज्योमेट्री जिसको आप बोल रहे हैं वो चेंज होगा मॉलिक्यूल का। लॉन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की चेंज होती है। ये तो एक जनरल बात है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से टाइप के होंगे और उनका ज्योमेट्री कैसा होगा। मैं नेक्स्ट कंडीशन आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि क्वेश्चन का टाइप क्या होगा। फर्स्ट टाइप तो यही होगा, क्वेश्चन ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड होगा, लॉन पेयर के ऊपर बेस्ड होगा, बॉन्ड पेयर के ऊपर बेस्ड होगा। सो टाइप 1 लिख रहा हूं। इसके अंदर अगर आप टाइप 1 देखेंगे, टाइप 1, तो टाइप 1 में लिख रहा हूं क्वेश्चन बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, कमा लॉन पेयर, कमा बॉन्ड पेयर, ये लिख रहा हूं। अगर आपको क्वेश्चन ज्योमेट्री या लॉन पेयर बॉन्ड पेयर पे होगा तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, जैसे लिखेगा क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा लीनियर स्ट्रक्चर आपको ऑप्शन दे देगा। लिखेगा किस कैसा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर स्ट्रक्चर, इनमें से लीनियर स्ट्रक्चर किसका होगा, ऐसा केस मान लो आपके पास आ गया। ऑप्शन आपके पास दे दिया I3 माइनस, आयोडीन के ऊपर 3 माइनस। क्लियर है? सेकंड ऑप्शन लिख रहा हूं NO2 माइनस। ठीक है, थर्ड ऑप्शन ऐसे लिख रहा हूं
I3 प्लस, इस तरह से मतलब आपको ऑप्शन दे देगा। ये कंडीशन जैसे लिख रहा हूँ SO2, ये लिख रहा हूँ कंडीशन आपके पास N3 माइनस, तो ऐसा आपके पास केस दे दिया और बोल रहा है कि इनमें से कौन सा लीनियर है, जिसमें ऑप्शन आपके पास ऐसा दे दिया, मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन रख दिया आपके पास, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऐसा एक ऑप्शन दे दिया। एक ऑप्शन मान लो ऐसा दे दिया आपके पास सेकंड थर्ड एंड फोर्थ दे दिया, ऐसा केस दे दिया। एक केस आपको दे दिया मान लो फर्स्ट एंड फिफ्थ दे दिया, इस तरह का केस, और मान लो एक ऑप्शन आपके पास ऑल ऑफ दे दिया, इस तरह का आपको एक कंडीशन आपके पास लिखता दिखाई दिया। अगर क्वेश्चन में ज्योमेट्री पूछ रहा है तो सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। कैसे निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला हाफ इंटू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल एटम, ऐसा लिखा, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, माइनस चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ कैटायन और प्लस चार्ज ऑफ एनायन, चार्ज ऑफ एनायन। तो एक तो तरीका ये आपके पास हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप देख सकते हो, जैसे यहां बोल रहा है कंडीशन I3 माइनस, ये I3 माइनस, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करोगे, बोल रहा है लीनियर स्ट्रक्चर किसका है, तो I3 माइनस एग्जैक्टली कैसे बना है पता आपको? अगर आप I3 माइनस को देखेंगे तो I3 माइनस बना हुआ है, यह है I2 और यह है I माइनस, राइट? ये I माइनस और ये I2, I माइनस जो कंडीशन आपको दिखाई दे रहा है, इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन लेविस बेस है और ये लेविस एसिड है, सो इनके बीच में कंडीशन बनेगा ये I और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड I, लेविस बेस इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको, ये I3 माइनस का केस बनता दिखाई देगा। मतलब एक सिग्मा, दो सिग्मा मतलब दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब sp1 और 1 2 मतलब लीनियर शेप होगा, ये तो पता चल गया। क्लियर है? कैसा शेप होगा? लीनियर। ऐसा ही बोल रहा हूं मैं आपको। अगर आप इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखेंगे तो I3 माइनस में सेंट्रल एटम के ऊपर माइनस चार्ज और ये I2 है, ये सेंट्रल एटम। अगर इसके पास माइनस चार्ज, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन, ये आयोडीन है, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये लिख रहा हूं 2 2 4 2 6 7 और 8, रफ डायग्राम बना लो। ये आयोडीन और ये दूसरा आयोडीन, ये दो आयोडीन, आयोडीन मोनोवैलेंट है, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, मोनोवैलेंट है, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो एक सिग्मा, दो बॉन्ड पेयर दिख रहा है, और एक, दो और एक, 3 लॉन पेयर दिख रहा है, तो 2 बॉन्ड पेयर और प्लस 3 लॉन पेयर, मतलब आपके पास टोटल 5 बनेगा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। और अगर sp3d होगा तो इसका शेप एक्चुअल होना चाहिए था कैसा? शेप होना चाहिए था ट्रायंगल बाइपिरामिडल, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर, आप लॉन पेयर को रखिए, ये लॉन पेयर, ये आपके पास दिख रहा है क्या? लॉन पेयर, और ये आपके पास दिख रहा है लॉन पेयर, इन लॉन पेयर को हटाइए अगर, तो आपके पास अब दिखेगा ये जो शेप, वो कैसा दिखेगा? लीनियर शेप दिखाई देगा। क्लियर है? लॉन पेयर शेप में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसको रख दो, हटा दो, इसे भी हटा दो, तो अब आपको केवल शेप कैसा दिख रहा है? लीनियर शेप दिखाई दे रहा है। तो एग्जैक्टली इसका लीनियर शेप बनेगा, कैसा बनेगा? लीनियर शेप। सिमिलरली सेम कंडीशन आपका N3 माइनस में भी बनता है, सेम वो भी लीनियर का केस होता है, समझ गए? सो एग्जैक्टली यहां अगर आप देखेंगे सबका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के तो अलग अलग आएगा। I3 माइनस और N3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगा। अगर इसका सेम आएगा I3 माइनस और N3 माइनस, मतलब ऑप्शन फर्स्ट और क्या होगा? 5 होगा। आप देख सकते हो कंडीशन, जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ आपके पास, ये लिखा हुआ आपके पास कंडीशन ये I3 प्लस है, ये लिखा हुआ N2 माइनस। अगर आप NO2 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, हाफ इंटू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम, कोई भी मोनोवैलेंट नहीं है, ये बाइवैलेंट है, मोनोवैलेंट एटम ये 0, माइनस चार्ज ऑफ कैटायन का चार्ज 0, ये लिख रहा हूं कंडीशन, और प्लस चार्ज ऑफ एनायन 1 है, तो ये 6 हो जाएगा, 6/2 कितना हो जाएगा? 3, और 3 होगा मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 होगा तो लीनियर का केस नहीं होगा। बोला है, समझ में? क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस, आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा, ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, लॉन पेयर वगैरह। इसके अलावा आपको क्वेश्चन पूछेगा कि नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड, ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि आप बताइए इनमें कितने सिग्मा कितने पाई। क्लियर है? जैसे लिख रहा हूं क्वेश्चन ऐसा दे दिया, मान लो लिखता है क्वेश्चन कि फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड, देखना इधर, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड
इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल या इन गिवन मॉलिक्यूल जो भी लिखेगा इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल बोल रहा है कि फॉलोइंग मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड कितना हो सकता है। मैं ऑप्शन नहीं जा रहा हूं, मैं सीधा कुछ आपको इस पे स्ट्रक्चर बता रहा हूं। जैसे मान लो आपके पास लिख दिया आपको स्ट्रक्चर ऐसा बेंजीन नाइट्राइल, क्या लिखा आपके पास बेंजीन नाइट्राइल, तो नाइट्राइल हम लोग बोलते हैं सीएन ग्रुप को। तो अगर आप बेंजीन लिखोगे तो एग्जैक्टली ये आपके पास बेंजीन दिखाई दे रहा है, ये बेंजीन है और नाइट्राइल हो गया आपके पास सीएन ग्रुप, ये है सीएन ग्रुप नाइट्राइल। क्लियर? तो अगर आप यहां देखने की कोशिश करोगे तो ये एक सिग्मा और ये पाई और ये पाई और ये सिग्मा, तो ये दो सिग्मा दिखाई दे रहा है, दो सिग्मा का दिखाई देगा, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा sp यहां पे इस कार्बन पे। अब सिग्मा काउंट करते हैं 1 2 ये 3 4 5 6 7 8 सिग्मा, राइट। और ये जो दिख रहा है तीन वो क्या है पाई, लेकिन सिग्मा 8 ही नहीं है। अगर आप देखोगे तो 1 2 3 वैलेंसी है, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, ये भी तो एक सिग्मा होगा, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, ये भी तो एक सिग्मा होगा। यहां देखो 9 10 11 12 13, सो टोटल हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड 13 सिग्मा और पाई 1 2 3 4 है, ये 5 पाई। बोलो आया समझ? जैसे आपको लिखना है कि इनोनिक फॉर्म ऑफ एसीटोन, कीटोन और टॉटोमराइजेशन पढ़ाया था ऑर्गेनिक के अंदर, बोल रहा हूं इनोनिक फॉर्म ऑफ, ऐसा लिख रहा है मान लो इनोनिक फॉर्म ऑफ एसीटोन। अगर आपके पास इस तरह का केस दिया हुआ है तो एसीटोन अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो एसीटोन ये है CH3CO ये एसीटोन है। अब इसका इनोनिक बनाना है, टॉटोमराइजेशन करना है, तो कैसे करेंगे टॉटोमराइजेशन? इसका टॉटोमराइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा केस समझना ध्यान से। कीटो को इनोट फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दो और इससे जो अल्फा हाइड्रोजन है बगल वाला, एक अल्फा हाइड्रोजन को आप ये शिफ्ट कर दो इधर। अगर इधर शिफ्ट हुआ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ अल्फा चलेगा और उसके जस्ट ऑपोजिट पाई बॉन्ड चलेगा, तो यहाँ केस बनेगा ये CH3 और ये C और O के साथ जुड़ेगा अल्फा हाइड्रोजन बनेगा OH और ये डबल बॉन्ड इधर आएगा तो ये डबल बॉन्ड और ये बनेगा CH2। अब इन प्लस और क्या बना इनॉल, तो अगर इनोलिक फॉर्म आप देखेंगे इसका एसीटोन का तो ये बना इनोलिक फॉर्म। अब इसमें आप सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट करो, थोड़ा सा इसको ओपन कर दो इस स्ट्रक्चर को। अगर आप देखोगे CH3 को तो आप CH3 लिख सकते हो, ये CH3, CH2 को अगर आप लिखना चाहोगे तो ये CH2 आपके पास है और OH लिखेंगे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ये आपके पास। क्लियर? काउंट करते देखो कैसे सिग्मा पाई, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 6 सिग्मा, ये हो गया आपके पास 1 और ये पाई। क्लियर है? ये और ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एग्जैक्टली आपको यहां दिख रहा है 9 सिग्मा दिखाई दे रहा है और 1 पाई दिखाई दे रहा है। पहले मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो एक क्वेश्चन आपके पास बनेगा ज्योमेट्री के ऊपर, एक क्वेश्चन आपके पास बनेगा नंबर ऑफ लोन पेयर के ऊपर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितना होंगे। जैसे इसी क्वेश्चन में आपको पूछ देगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर आर प्रेजेंट इन I3 माइनस, तो बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं आपको, एक और एक, दो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर 1 2 3, तो एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर के ऊपर आपको क्वेश्चन दिखाई दे सकता है। टाइप 2 आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। टाइप 2 अगर आप देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर तो टाइप 2 क्या लिख रहा हूं, क्वेश्चन बनेगा ऑर्बिटल यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, ऑर्बिटल यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। एक क्वेश्चन आपको इसके ऊपर दिखाई देगा, ऑर्बिटल यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा ऑर्बिटल यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन का केस, देखो जरा कैसे क्वेश्चन यहां से बनने चाहिए। जैसे मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूं फिर क्वेश्चन पे आता हूं। जैसे मान लो आप sp लिखे तो sp हाइब्रिडाइजेशन आपने लिखा तो s का एक ऑर्बिटल और p का एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया, तो s प्लस px मिलकर आपको बनाया कंडीशन sp। अगर आप sp2 देखेंगे तो s का एक और p का दो, तो p के 3 ऑर्बिटल होते हैं px py और pz, ये केस है। अगर sp2 देखोगे तो s का एक और p और ये केस है, तो s और प्लस क्या लिख रहा हूं आपके पास px और प्लस क्या py। अगर आप sp3 लिखेंगे तो sp3 का केस लिखेंगे तो आप s और p का 3 ऑर्बिटल मतलब px और py और ये pz। क्लियर है? आपको क्वेश्चन में इस तरह का कोई वर्डिंग हो सकता है कि द एटॉमिक ऑर्बिटल यूज्ड इन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में एटॉमिक ऑर्बिटल क्या क्या यूज करेंगे, तो s प्लस px प्लस py प्लस pz। क्लियर? जैसे लिख रहा हूं sp3d, ऐसा केस लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट केस बनता है sp3d। अगर आप sp3 देखेंगे तो s का एक ऑर्बिटल, p का 3 ऑर्बिटल और d का एक ऑर्बिटल, तो s ये आपके पास दिखाई दे रहा है, p आपके पास ये दिखाई दे रहा है और d का केस अगर आप देखेंगे तो d आपके पास ये दिखाई दे रहा है। अगर आप यहां देखोगे तो ये s, ये px py pz और d का केस देखोगे तो dxy dyz और dzx
और यहां देखेंगे आपको डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये आपके पास केस बनता है। तो डी में आपके पास 5 ऑर्बिटल दिखाई देते हैं। अब क्वेश्चन है कि डी के कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा केस समझाना चाह रहा हूं। dx y का मीनिंग क्या है, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है तो dx y का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के होने का चांस जो है वो इन बिटवीन x एंड y एक्सिस, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन x एंड y एक्सिस। dy z का मतलब है कि द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन y एंड z, और dzx का मतलब है द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन z एंड x एक्सिस। अगर आप dx स्क्वायर y स्क्वायर की बात करेंगे मतलब द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन आइदर अलोंग द x एक्सिस और अलोंग द y एक्सिस, और dz स्क्वायर की बात करेंगे तो द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अलोंग द z एक्सिस। ये है आपके पास एग्जैक्टली इसका मीनिंग। तो dxy, dyz, dzx ये इन बिटवीन एक्सिस वाले हैं, लेकिन ये दोनों अलोंग द एक्सिस वाले हैं। क्लियर है? ध्यान रखिए, जब भी हाइब्रिडाइजेशन हम लोग लेते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में पहले अलोंग द एक्सिस वाले के ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग का चांस ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे s का एक ऑर्बिटल, p का 3 ऑर्बिटल px, py एंड pz, और d का जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है वो मोस्ट प्रोबेबली dz स्क्वायर का ऑर्बिटल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैसे आपके पास अगर पूछता है कि PCl5 का केस है मान लो, तो अगर आप PCl5 का केस देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का कोशिश करो आप हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे, अगर हाइब्रिडाइजेशन आप निकालोगे क्या केस बनेगा यहाँ पे, बहुत सिंपल केस बनेगा PCl5 के ऊपर। PCl5 में सेंट्रल एटम फास्फोरस है और फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 285 मतलब 5, तो लिखेंगे हाफ इनटू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने दिख रहे हैं मोनोवैलेंट 5, तो मोनोवैलेंट एटम 5। क्लियर? अब प्लस चार्ज ऑफ एनायन, किसी तरह का कोई एनायन चार्ज नहीं, और चार्ज ऑफ कैटायन ये प्लस चार्ज ऑफ एनायन माइनस चार्ज ऑफ कैटायन कुछ भी नहीं है, ये कंडीशन मतलब 10/2 मतलब 5 और 5 मतलब 5 ऑर्बिटल चाहिए sp3d 3 और 1 4 और 1 5। क्लियर है? क्लियर? तो ये आपके पास एक केस बना, या एक ऑल इंडिया पीएमटी में क्वेश्चन बना था आर्सेनिक फ्लोराइड EsF5 का केस। यहां भी सेम केस, फास्फोरस की जगह आर्सेनिक आ गया, इसकी जगह ये हाइब्रिडाइजेशन यहां भी सेम बनेगा sp3d। बोल रहा था कौन सा ऑर्बिटल यूज्ड होगा, d का, तो d का कौन सा ऑर्बिटल यूज्ड होगा इसमें, dz स्क्वायर। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन के थ्रू आपको आंसर मिलेगा, इसलिए आप सुनिएगा क्वेश्चन को ध्यान से। क्या बोल रहा हूं, लिखेगा कि द एटॉमिक ऑर्बिटल यूज्ड इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स, ऐसा लिखता है। लिख रहा हूं कि द एटॉमिक ऑर्बिटल used in the hybridization of square planar complex, ऐसा किसी आपको पूछ रहा है कि स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स में कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा। आपके पास कोई भी ऑप्शन दे देगा, मान लो ऑप्शन दे दिया आपके पास x, px, py, pz, एक ऐसा ऑप्शन आपके पास है। सेकंड ऑप्शन लिख रहा हूं s, px, py और d का केस लिख रहा हूं। एक केस लिख रहा हूं आपके पास d और s और px और py, एक केस ऐसा लिख रहा हूं, और एक ऑप्शन कुछ भी ऑप्शन आपके पास दे सकता है, मैं जनरल बात बता रहा हूं। एक देगा x, px, py और ये d और ये d का केस। आपको बोल रहा है कि स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स, तो sp3 में तो स्क्वायर प्लैनर हो नहीं सकता, sp2 और d, sp2d में भी स्क्वायर प्लैनर नहीं होता कंडीशन। लेकिन ध्यान रहे, अगर ये dsp2 का केस हुआ, जैसे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़े हुए dsp2, तो dsp2 के केस में तो स्क्वायर प्लैनर का तो कॉम्प्लेक्स बनता है। क्लियर है? आप वहां याद करो कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता था तो यहां दो केस बनता था, एक बनता था sp3 टेट्राहेड्रल और एक बनता था dsp2। क्लियर है? स्क्वायर प्लैनर। तो अगर आप यहां पे स्क्वायर प्लैनर का केस देखते हैं, ये dsp2 का केस अगर देखते हैं तो dsp2 में d का एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, मतलब d होगा, और s होगा, और p का दो ऑर्बिटल मतलब px और py होगा, सो आंसर विल बी थर्ड। क्लियर है? ये तो जनरल बात, मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप ये समझ रहे। अगर ऐसा केस हो, जैसे अभी लिख रहे थे sp3d, तो d का एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, sp3d में d का जो एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा वो dz स्क्वायर करेगा। कौन करेगा? dz स्क्वायर। लेकिन अगर dsp2 की बात करता हूं मैं, अभी जो आप देख रहे थे dsp2 में स्क्वायर प्लैनर, तो d का तो एक ऑर्बिटल है, क्वेश्चन मार्क है सर d का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है dsp2 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट केस बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। अगर ऐसा केस हुआ तो d का जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा वो है dx स्क्वायर y स्क्वायर। कौन सा बोल रहा हूं? dx स्क्वायर y स्क्वायर।
एक क्वेश्चन और है, अगर इसका भी पूछेगा, हो सकता है आपके पास D2sp3 का पूछे या sp3d2, लिख रहा हूं sp3d2, या इसी को पूछ सकता है आपको D2sp3, ये D2sp3 बोलेगा कि the orbital used in hybridization, the d orbital used in hybridization of D2sp3, D2 हाइब्रिडाइजेशन में D का कौन सा ऑर्बिटल यूज करेंगे हम लोग, तो अगर D2 होगा तो यहाँ D के दो ऑर्बिटल, और D के दो ऑर्बिटल अगर आप देखेंगे तो ये तीनों ऑर्बिटल तो इन बिटवीन एक्सिस वाले हैं, लेकिन ये दोनों ऑर्बिटल जो हैं वो कौन सा है, अलोंग द एक्सिस। तो जब भी D के ऑर्बिटल आप यूज करेंगे तो अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल पहले ओवरलैप करेंगे, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग वहां ज्यादा होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगा। तो ये dx² और dz² इसमें पार्टिसिपेट करेगा, dx² एंड dz²। बहुत इंपॉर्टेंट केस, जैसा एक बार क्वेश्चन पहले देखा गया है, क्वेश्चन पूछा था कि इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स द पेयर ऑफ d ऑर्बिटल यूज्ड इन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, या इस D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन लिख रहा हूं कंडीशन कि इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऐसा लिख रहा हूं क्वेश्चन, मान लो आपके पास ये आपके पास क्वेश्चन है, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करता है, बोलता है कि द 2d ऑर्बिटल या द d ऑर्बिटल यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, द d ऑर्बिटल यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, बोलेगा कि d ऑर्बिटल कौन सा यूज करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। तो अभी आपने देखा कि अगर ऑक्टाहेड्रल का केस हुआ, ऑक्टाहेड्रल मतलब sp3d2 ये ऑक्टाहेड्रल है, और अगर ऑक्टाहेड्रल का केस हुआ तो d के कौन से ऑर्बिटल दो आएंगे, d के दो ऑर्बिटल अभी बोल रहा था मैं dx²y² और कौन आएगा dz²। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, एक इस तरह का क्वेश्चन ऑर्बिटल यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए जब आप किसी टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं, आपको पता है नेट के लिए बहुत कम दिन बचा है, तो आपको कैसे पढ़ना है, क्या पैटर्न होना चाहिए, आखिर किसी चैप्टर को जब मैं पढ़ रहा हूं तो उस चैप्टर से कितने डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनेगा, अगर ये माइंड में आपके पास चलेगा तो आपका प्रिपरेशन काफी बहुत ईजी हो जाएगा मेरे दोस्त, बहुत ईजी हो जाएगा। और आपको मैं बिलीव दिला रहा हूं कि अल्टरनेट डे पे ऑलमोस्ट आपके टॉपिक में देता रहूंगा। मेरी पूरी कोशिश है कि अभी नीट तक आपको काफी हेल्प करूं, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन जरूर दबाइएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर भी करेंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालेंगे। थर्ड टाइप का क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, टाइप थर्ड। अगर आप टाइप थर्ड देखोगे तो यहां से लिख रहा हूं कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ के ऊपर जो क्वेश्चन आपको बनेगा वो किस तरह का क्वेश्चन आएगा। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, समझना, क्वेश्चन ऐसा लिख रहा हूं कि अनइक्वल बॉन्ड लेंथ आर प्रेजेंट इन, अनइक्वल बॉन्ड लेंथ आर प्रेजेंट इन। ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जिसमें अनइक्वल बॉन्ड लेंथ है, जैसे ऑप्शन मान लो दे दिया आपके पास PCl5, एक ऑप्शन दे दिया SF4, एक ऑप्शन दे दिया IF5, ऐसा केस दे दिया आपको, और एक ऑप्शन मान लो लिख दिया पॉलापिच। अगर ऐसा केस हुआ कैसे निकालोगे आप, हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा आपको। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद देखेंगे हम लोग उसकी ज्योमेट्री। जैसे PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालना है तो फास्फोरस के सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। अब आप जनरल थोड़ा सा सोचो, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन बता रहा हूं स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर मेथड से। ये मोनोवैलेंट है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, क्लियर। ये है 5 फ्लोरीन, एक सिग्मा, 2 3 4 और एक 5 5 मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और sp3d अगर हुआ तो ये होगा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ये ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ये फास्फोरस, क्लोरीन, 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 क्लोरीन और ये क्लोरीन। अगर आप देखोगे PCl5 का स्ट्रक्चर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, तो यहां दो तरह का बॉन्ड दिखता है, एक दिख रहा है एक्सिस के अलावा जिसे आप बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड लेंथ, और एक है इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, 1 2 और 1 3 इक्वेटोरियल और 2 एक्सियल, यह है आपके पास इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। तो अगर आप बॉन्ड लेंथ कंपेयर करेंगे तो एक्सियल बॉन्ड लेंथ का वैल्यू इक्वेटोरियल से ज्यादा होता है ड्यू टू मोर लॉन्ग पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। यहां से क्वेश्चन भी बनता है बोर्ड में भी कि ऑल बॉन्ड्स इन PCl5 आर नॉट इक्विवेलेंट जस्टिफाइड। दूसरा केस, अगर SF4 को आप देखते हैं तो सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन। और फ्लोरीन अगर आप देखोगे कि ये फ्लोरीन आपको दिख रहा है, फ्लोरीन भी मोनोवैलेंट सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये मोनोवैलेंट सिंगल, एक सिग्मा, 2 3 और एक 4 सिग्मा है और एक
लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। मतलब यहाँ भी 5 है, 5 मतलब ये भी कंडीशन sp3d है, मतलब यहाँ भी से पैसा ही बनने वाला है, ट्रायंगल बाइपिरामिडल ये है, लेकिन एक लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से आप इसको हटाएंगे तो ये एस एफ एफ और ये एफ और ये एफ ये आपको पाई शेप का दिखाई देगा। क्लियर? तो एग्जैक्टली क्या केस होगा, यहां भी 2 इक्वेटोरियल दिख रहा है, 2 इक्वेटोरियल और ये 2 एक्सियल दिख रहा है, तो यहां भी एक्सियल और इक्वेटोरियल का केस है। अगर यहां भी एक्सियल और इक्वेटोरियल है तो बॉन्ड लेंथ यहां भी इक्वल नहीं है। एक केस बनता है IF5। अगर आप IF5 देखेंगे तो आयोडीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में 7। फ्लोरीन मोनोवैलेंट, फ्लोरीन मोनोवैलेंट, फ्लोरीन मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट और मोनोवैलेंट। तो 1 2 3 4 और 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, मतलब 6 हुआ। 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, sp3d2 होगा, और अगर sp3d2 हुआ तो इसका शेप जो आपको बनता दिखेगा वो ऑक्टाहेड्रल बनेगा। और एक लोन पेयर है तो लोन पेयर को आप रखो इसको और इसे हटा दो, अब स्क्वायर और ये पिरामिडल दिखेगा। अगर स्क्वायर पिरामिडल शेप आपको दिख रहा है तो ये जो दिख रहा है आपके पास कंडीशन, ये तो इक्वेटोरियल है, लेकिन ये क्या है? एक्सियल। इसका मतलब यहां भी इक्वेटोरियल एक्सियल है, ये भी बराबर नहीं है। सो आंसर क्या होगा? ऑल। क्लियर है? अगर यही क्वेश्चन को थोड़ा ऑप्शन चेंज करें, लिखे अनइक्वल बॉन्ड लेंथ एब्सेंट इन, इसमें एब्सेंट है, यहां प्रेजेंट बोल रहा था, इसी को ऐसा पूछता है। अगर क्वेश्चन मान लो लिखता है कि अनइक्वल बॉन्ड लेंथ, अनइक्वल बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ एब्सेंट इन, इसमें एब्सेंट होगा अनइक्वल बॉन्ड लेंथ एब्सेंट इन, ऐसा अगर केस देता है तो बहुत इंपॉर्टेंट केस। जैसे एक ऑप्शन अभी आपके पास थोड़ा कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूं कि Cl5 देखे आप, SF4 देखे आप, एक कंडीशन मान लो मैंने Clf3 लिख दिया आपके पास ऐसा, और एक कंडीशन मैंने XCF2 लिख दिया ऐसा केस। क्या ऑप्शन होना चाहिए? किसमें एब्सेंट है? इसमें तो अनइक्वल है प्रेजेंट, ये तो अभी आपने देखा, ये अनइक्वल एक्सियल इक्वेटोरियल, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट। अब Clf3 और इसे चेक करते हैं। अगर आप क्लोरीन देखेंगे तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन है, और यहाँ 3 फ्लोरीन, मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट और मोनोवैलेंट। अब एक यहां देखो आप 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। तो यहां पे अगर आप देखोगे 1 2 3 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर और प्लस 2 लोन पेयर, मतलब ये भी 5 है। और अगर 5 का केस हुआ तो ये बनेगा केस क्या? sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। तो अगर sp3d होगा तो ये इस तरह का केस आपके पास दिखाई देगा, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये है केस आपके पास। अब यहां Clf3 का केस है, Clf3 लोन पेयर 2 है, sp3 में लोन पेयर को हम लोग कहां रखते हैं? इक्वेटोरियल को पहले। तो अगर आप देखोगे तो Clf F और ये F, मतलब यहां पे भी अगर आप देखेंगे इक्वेटोरियल और 2 एक्सियल है, मतलब अगर यहां भी एक्सियल और इक्वेटोरियल का केस हुआ तो ये भी बराबर नहीं है, ये भी अनइक्वल है। अब ऑप्शन बचा XCF2, चेक कर लेते हैं इसको भी जरा ध्यान से। ये है ऑक्सीजन, इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये 8 इलेक्ट्रॉन। और फ्लोरीन मोनोवैलेंट है, ये फ्लोरीन मोनोवैलेंट सिंगल बॉन्ड। तो 1 2 और 1 3 लोन पेयर बना, 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर बना यहाँ पे, ये 2 बॉन्ड पेयर, तो 5 बना। तो 5 हुआ तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन यहाँ भी है। अगर sp3d होगा तो 3 लोन पेयर का केस है। आप 3 लोन पेयर को आप रखो कंडीशन, ये आपके पास 3 लोन पेयर 1, ये है 2 और ये लोन पेयर 3 है। अब आप देखोगे अगर XCF और ये F, अब दोनों केवल कौन से हैं? एक्सियल। इसका मतलब अगर एक्सियल केवल बचा तो बॉन्ड लेंथ सेम होगा, सो आंसर विल बी 4। क्लियर है? एक क्वेश्चन आपको ऐसा दिखेगा, जैसे क्वेश्चन मान लो दिख रहा है कि इन विच हाइब्रिडाइजेशन, इन विच हाइब्रिडाइजेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल, मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल। अगर ऐसा केस लिखता है, ऐसा भी क्वेश्चन बना हुआ, किस हाइब्रिडाइजेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा? जैसे आपको ऑप्शन लिख रहा है sp3d, ऐसा केस है, या dsp3, ऐसा कंडीशन लिख रहा है मान लो। एक केस आपके पास ऐसा लिख रहा है मान लो, इसी ऑप्शन को चेंज कर रहा है sp3 और d2, ये पढ़ेगा आप। यहां एक केस ऐसा लिख रहा है आपके पास dsp2, कंडीशन में केस पढ़ते थे dsp2 का। अगर ऐसा केस लिखता है तो कैसे बॉन्ड एंगल निकालेंगे? हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखोगे तो sp3 देखो या dsp2 देखो, ये तो क्लियर है कंडीशन कि ये किसके लिए होता है? ये होता है कंडीशन sp3d का केस जो देख रहे हो आप इस तरह का। ये आपके पास अगर देखोगे यहाँ पे बॉन्ड एंगल, चाहे ये देखो चाहे ये, दोनों सेम है, sp3d और dsp3। तो यहाँ बॉन्ड एंगल कितने कितने के हो सकते हैं ये आपको देखना है। बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल किस में होगा, ये पूछ रहा है। तो मैं आपको 2 आइडिया बता रहा हूँ।
एक तरफ 90 डिग्री भी लिख रहा हूं, एक तरफ 180, इसलिए मैं बोल रहा हूं हो सकता है क्वेश्चन में 180 डिग्री का कोई अगला क्वेश्चन दिखाई दे। तो अगर आप sp3d देखोगे या dsp3 देखोगे तो इसका शेप कैसा होगा? अभी आप देख रहे थे ट्रायंगल बाइपिरामिडल ऐसा दिख रहा है, ये था कंडीशन आपके पास, ये ट्रायंगल बाइपिरामिडल। अगर आप ट्रायंगल बाइपिरामिडल का केस देखोगे तो इसमें 90 डिग्री का 6 बॉन्ड एंगल होता है, और 180 का अगर केस देखोगे तो 180 का ये बॉन्ड एंगल आपको 1 बॉन्ड एंगल आपको दिखाई देगा 180 का। क्लियर? समझ रहे मेरी बात? नेक्स्ट केस क्या हो सकता है? देखो आप, अगला केस है sp3d2। अगर आप sp3d2 देखोगे तो sp3d2 का शेप कैसा होता है एग्जैक्टली? स्क्वायर बाइपिरामिडल, जिसको आप ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। और ऑक्टाहेड्रल का अगर आप केस देखोगे बहुत सिंपल केस है, 180 तो ऐसे पता चलेगा 1 2 3, लेकिन 90 डिग्री अगर ऑक्टाहेड्रल में देखोगे आप तो 12 90 डिग्री होता है इसमें। यहां पे टोटल 1 2 3 4 5 6 और 6 पीछे से, मतलब 12 90 डिग्री और 3 180 डिग्री। अगर आप dsp2 देखोगे तो dsp2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला केस है ना, ये 4 में दो केस, sp3 और dsp2, sp3 टेट्राहेड्रल और dsp2 स्क्वायर प्लेनर, मतलब यह है स्क्वायर प्लेनर का केस। तो अगर स्क्वायर प्लेनर आप देखोगे तो बहुत सिंपल केस है, 180 तो ऐसे पता चल रहा है 1 और 1 2, और 90 डिग्री सारे परपेंडिकुलर 1 2 3 4, तो ये 4 और ये हो जाएगा 2। क्लियर है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री किसमें दिख रहा है आपको? यहां दिख रहा है ना, तो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास sp3d2। अगर ये पूछता इन्हीं में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ 180 डिग्री बॉन्ड एंगल किस हाइब्रिडेशन में होगा, तब भी आंसर आपके पास आता है sp3d2। तो एक तो आपके पास ऐसा क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन का टाइप क्या बनता है आपके पास में, ये लिख रहा हूं मैं टाइप 4, सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन, आप सोच रहे हैं सर सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जैसे PCl5 सॉलिड है, ये PCl5 सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में ये आयनिक कंपाउंड की तरह बिहेव करता है, ये टूटता है PCl4 प्लस, ये एग्जिस्ट करता है और PCl6 माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अगर यहां आप हाइब्रिडाइजेशन देखने की कोशिश करोगे तो वैसे तो PCl5 जो है वो गैसियस फॉर्म में हाइब्रिडाइजेशन शो करता था sp3d, अभी आपने देखा ना, लेकिन जब सॉलिड स्टेट में होता है तो PCl4 का हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकालोगे तो ये है आपके पास PCl4 प्लस Cl 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 और ये प्लस, मतलब 1 सिग्मा 2 3 और 1 4, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और PCl6 अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये है आपके पास PCl6 का केस, ये Cl 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 और Cl और ये माइनस का केस। तो यहां पर आप देखोगे तो 1 सिग्मा 2 3 4 5 6, मतलब sp3 और ये d2 हाइब्रिडाइजेशन, ये केस बनेगा। तो सॉलिड स्टेट में अगर आपको PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन पूछता है तो आंसर sp3 एंड sp3d2, लेकिन अगर यही गैसियस स्टेट में पूछता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा एक बात और, अगर यही क्वेश्चन मान लो PCl5 का ना पूछ के PBr5 पूछे, ये क्वेश्चन आपको पूछता है PBr5, अगर PBr5 का केस पूछता है, बोल रहा हूं अगर PBr5 का केस आपसे पूछे तो ध्यान रहे कंडीशन कि PBr5 में ये टूटना चाहिए, किसमें लग रहा है PBr4 प्लस तो टूटेगा और PBr6 माइनस नहीं टूटेगा, ये Br माइनस। आप सोच रहे हो ऐसा कि PBr अगर 6 माइनस तोड़ते तो 6 ब्रोमीन का साइज तो बहुत बड़ा होता है, फास्फोरस 6 ब्रोमीन को टॉलरेट नहीं कर पाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, एग्जिस्टेंस नहीं होगा, सो केवल PBr4 प्लस होगा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसा बनेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है यहां से, आइसोस्ट्रक्चरल के ऊपर 2 दे देगा, बोलेगा आइसोस्ट्रक्चरल कौन है, तो कोई नया पार्ट नहीं है वो, आइसोस्ट्रक्चर पे 4 to 5 टाइम्स क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगर आइसोस्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, तो आपको देखना पड़ेगा पहले हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद आप लोन पेयर रख के देखना कि कहीं पे स्ट्रक्चर सिमिलर तो नहीं दिख रहा है। अगर स्ट्रक्चर सिमिलर हुआ, हाइब्रिडाइजेशन सेम हुआ, ज्योमेट्री सेम हुआ, तो उस कंडीशन में वो आइसोस्ट्रक्चर का केस कहलाएगा। तो ऐसा एक क्वेश्चन आपके पास आएगा। और आइसोस्ट्रक्चर के ऊपर मैंने क्वेश्चन एक जगह और भी डिस्कस किया था जब पिछला लेक्चर आप नीट का देख रहे थे, डाइपोल मोमेंट का। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इस वीडियो के अंदर मैं जेई और नीट और एम्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस दूंगा धीरे धीरे करके, और वो भी बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ, पूरा मेंस से लेकर एडवांस लेवल तक, नीट से लेकर एम्स लेवल तक। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जैसा मैं स्टार्ट कर रहा हूं इस चैप्टर के अंदर, शुरुआत बिल्कुल सिमिलर स्टार्टिंग होगा। सबसे पहले मैं 5 क्वेश्चंस दूंगा आपको ब्रेन बूस्टर का। आप पूरा वीडियो को आपको देखना है और देखने के बाद इस 5 क्वेश्चन को करना है। अगर आप 5 में 5 क्वेश्चन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हुआ। आप जरूर लिख के मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने आउट ऑफ 5 कितने क्वेश्चन सही किए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे होंगे
तो आप लोग लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वो बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे हर एक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, तो आज हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड ब्रेन बूस्टर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आप देखिए क्वेश्चंस को, क्या होगा कंडीशन। फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज और आर ऑब्जर्व इन P2NCl2। P2NCl2 में किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। मोर देन वन करेक्ट आंसर है, आपको जरूर देखना है। जेईई एडवांस में आपको मोर देन वन करेक्ट आंसर भी पूछेगा। इसके बाद बोल रहा है कि इन ABXL टाइप, जहां ये बॉन्ड पेयर और ये लॉन्ग पेयर है, लिख रहा है sp3d हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ए का हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, हैव टी शेप ज्योमेट्री, व्हाट विल बी द, लिख रहा है कंडीशन, व्हाट विल बी द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इफ ए फॉर्म ABYLX टाइप मॉलिक्यूल। ठीक है, जिसमें आपके पास ऑप्शन है ये टी शेप, सीसॉ, ट्रायंगल, बाइपिरामिडल और लीनियर शेप। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। लिख रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ जीनॉन। ठीक है, जीनॉन के हाइब्रिड ऑर्बिटल में किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर इनमें से होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर एंड कार्बन फर्स्ट, कार्बन सेकेंड इन F3SC1 C2 और F3। क्लियर है, आपको सल्फर में निकालना हाइब्रिडाइजेशन, C1 में बताना इस कार्बन पे और इस C2 कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, आपके पास लास्ट क्वेश्चन बन रहा है SnCl2, ये लिख रहा हूं कंडीशन SnCl2 SnCl4 I3+, I3- S3O पॉजिटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप, लिख रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शेप डज नॉट डिस्क्राइब एनी ऑफ द अबव स्पीशीज। इनमें से कौन सा शेप है जो इनमें से किसी का हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। तो ये 5 क्वेश्चंस आपके पास हैं। अगर आपने 5 में 5 क्वेश्चंस करेक्ट किए तो आप समझिएगा कि आपको ये वीडियो का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अदरवाइज दोबारा आप एक बार देख के इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस जेईई वगैरह में, नीट वगैरह में आपको एम्स में देखने को मिलेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका ये क्वेश्चंस पे दिमाग चला गया होगा। अब आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर डिस्कस करते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने की नीड क्यों पड़ती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या सिग्निफिकेंस है हाइब्रिडाइजेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस। जब भी आपको ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करना है, ज्योमेट्री ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल को, आपको स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना हो, इसके अलावा आपको बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन करना हो, इसके अलावा मिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट ऑर्बिटल हैविंग इक्वल एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट को अगर एक्सप्लेन करना हो तो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे किसके हेल्प से, हाइब्रिडाइजेशन के हेल्प से। अब यहाँ पे आपके पास आता है कि सर क्या है हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इंटरमिक्सिंग है 2 या 2 से ज्यादा ऑर्बिटल का। लेकिन ध्यान रहे, केवल और केवल वही ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर सकते हैं जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट क्या होगी, सेम। ठीक है, या बोल सकते हैं कि जिनका ओरिएंटेशन ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम। सो बोल रहा हूं कंडीशन कि 2 और मोर देन 2 डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, और ओवरलैप करने के बाद एक न्यू ऑर्बिटल बनेगा जो कहलाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या कहलाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और यही हाइब्रिड ऑर्बिटल डिसाइड करता है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को। किसे डिसाइड करेगा, हाइब्रिडाइजेशन और स्टेट को। आप सोच रहे होंगे सर जैसे मैं आपको बता रहा हूं कंडीशन, समझना ध्यान से। जैसे मैं लिख रहा हूं S का एक ऑर्बिटल है ये, और ये आपके पास है P का ऑर्बिटल। ठीक है, P के ऑर्बिटल आपको याद होगा PX PY, और क्या लिखते हैं हम, PZ लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बोल रहा हूं, अगर S का एक ऑर्बिटल और P का एक ऑर्बिटल आपस में मिक्स करता है तो ये बनता है sp हाइब्रिडाइजेशन, जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है sp, और उसी के बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन का नाम है sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सो sp हाइब्रिडाइजेशन की अगर आप बात करोगे तो S और P की एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। कब, अब यहाँ पे अभी बताऊंगा कंडीशन क्या क्या हो सकता है अगर आप sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आएगा कि सर आपने ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट पिछला वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में तो पढ़ाया था, वो अलग है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलता है कि जब भी 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, याद है कंडीशन। ठीक है, ओवरलैपिंग में बोल रहा हूं कंडीशन की, ओवरलैपिंग में जो होगा, ओवरलैपिंग में हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। लेकिन यहां जब भी इंटरमिक्सिंग करेंगे हम लोग ऑर्बिटल का, तो ऑर्बिटल के इंटरमिक्सिंग में
जब हम लोग न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, जब सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेंगे, तो इंटरमिक्सिंग में ध्यान रहे ऑर्बिटल हाफ फील्ड भी हो सकता है, फुल फील्ड भी हो सकता है और वैकेंट ऑर्बिटल भी हो सकता है। ठीक है ना, ये तीनों कॉन्सेप्ट चलते हैं इंटरमिक्सिंग के अंदर। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जबकि ओवरलैपिंग में जो ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं उसमें केवल और केवल हाफ फील्ड ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप कि जब भी आपके पास हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट चलेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट ऑर्बिटल हैविंग क्या लिखेंगे, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। ठीक है, अब बोल रहा हूं कंडीशन जब सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेंगे, बोल रहा हूं कि जब सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेंगे, तो इंटरमिक्स करने के बाद जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा वो भी डायरेक्शनल नेचर का होगा, और डायरेक्शनल नेचर होने की वजह से वो एक डेफिनेट ज्योमेट्री देगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज्योमेट्री जो है वो डेफिनेट होती है, और हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करता है। राइट, अब स्टार्ट करता है ये कॉन्सेप्ट की तरफ। ये बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट में बात कर रहा था। मैं बोल रहा हूं एस का एक ऑर्बिटल और पी का एक ऑर्बिटल अगर मिक्स किया तो ये बना एसपी हाइब्रिडाइजेशन। अब एसपी हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ एग्जैक्टली एस और पी एक्स कंबाइन हो सकते हैं, ये दोनों मिलकर एसपी बना सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन तब होगा जब हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या मानेंगे, एक्स एक्सिस मानेंगे। अगर आप एक्स एक्सिस लेंगे तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन में एस के साथ पी का कौन सा ऑर्बिटल होगा, पी एक्स होगा। लेकिन अगर आप वाई एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानेंगे तो इस कंडीशन में एस के साथ जो पी का ऑर्बिटल होगा वो कौन सा होगा, पी वाई होगा। ये मिलके एसपी हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे। बोलो क्लियर है। और अगर सिमिलरली आप जेड एक्सिस को अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं तो इस कंडीशन में जो एस के साथ का ऑर्बिटल होगा वो कौन सा होगा, पी जेड होगा। ये पी जेड मिलकर आपके पास बनेगा एसपी ऑर्बिटल। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो एस के साथ पी के कौन से ऑर्बिटल इन तीनों में कंबाइन करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या माना हुआ है, एक्स एक्सिस माना है, वाई माना है या जेड माना है। अगर आपने एक्स एक्सिस लिया तो एस के साथ मिक्स होने वाला पी का कौन सा ऑर्बिटल होगा, पी एक्स होगा। अगर आपने वाई एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है तो इस कंडीशन में एस के साथ मिक्स होने वाला ऑर्बिटल क्या होगा, वाई होगा, पी वाई। और अगर आपने जेड एक्सिस को अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है तो इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो एस के साथ इंटरमिक्स होने वाला ऑर्बिटल क्या है, पी जेड है। तो पहला ऑर्बिटल आपके पास, फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन आपके पास एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हुआ। राइट, नेक्स्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p ऑर्बिटल होगा, s और 2p। अब आपके पास दिमाग में आएगा सर ये 2p कौन सा होगा, ये दोनों होंगे, ये दोनों होंगे। s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई भी आप ले सकते हो, लेकिन ध्यान रहे इस कंडीशन में आपको मॉलिक्यूलर प्लेन जो लेना होगा वो एक्स वाई प्लेन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूलर प्लेन हमने एक्स वाई माना है तो s के साथ जो है पी के कौन से ऑर्बिटल, एक्स और पी वाई, पी एक्स और पी वाई ओवरलैप करके sp2 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने कंडीशन ऐसा माना, मान लो आपने वाई जेड प्लेन माना हुआ है, मॉलिक्यूलर प्लेन अगर आपने वाई जेड लिया हुआ है तो इस कंडीशन में s के साथ जो इंटरमिक्स होने वाले p के ऑर्बिटल हैं वो पी वाई होंगे, और साथ ही साथ ये क्या होगा, पी जेड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके साथ ही आता है। ये दोनों मिलकर आपके पास sp2 न्यू हाइब्रिड का फॉर्मेशन, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। अच्छा, थोड़ी सी बात अगर मैं ज्योमेट्री की कर लूँ तो sp का अगर आप शेप देखेंगे तो sp का शेप जो होता है वो लीनियर शेप का होता है ये, और sp2 अगर आप देखेंगे तो sp2 ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ये ट्राइगोनल प्लेनर आपके पास दिखाई देगा। बोलो क्लियर है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने आप में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं sp3 की तरफ। अगर आप sp3 लिखेंगे तो sp3 में देखो आप इंटरमिक्सिंग ऑफ 1 क्या दिखेंगे, s ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल, s के एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेंगे और एक न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। राइट, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि p के 3 ऑर्बिटल यही है, p के 3 ऑर्बिटल। तो s के साथ ये px होगा, py होगा और pz होगा। ये मिलकर न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे sp3। अगर sp3 का शेप आप देखोगे तो इसका शेप आपको इस तरह से टेट्राहेड्रल शेप का दिखाई देगा। ये कहलाता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। राइट, इसके बाद हम लोग बात करते हैं sp3 और d की बात कर लेते हैं। अगर आप sp3 d की बात करोगे ना तो सबसे पहले दिमाग में ये आएगा कि सर डी में तो 5 ऑर्बिटल होते हैं। अगर आपको याद हो डी का कंडीशन तो डी में आप 5 ऑर्बिटल लिखते थे इस तरह से, एक लिखते थे डी एक्स वाई, और ये लिखते थे आप डी वाई जेड, और ये लिखते थे डी जेड एक्स, ये लिख रहे थे लोग डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये डी जेड स्क्वायर। राइट, ठीक है। अब यहाँ पे बात है कि सर कौन से ऑर्बिटल डी के मिक्स होंगे। अगर आपको ध्यान रखना है, मैं थोड़ी सी बात आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक को देखो।
आपको क्या करना है, इसको दो पार्ट में आप ब्रेक कर लो। दो पार्ट में कैसे, आप क्या करना है, इसे में पीडी, जहां पे पी और डी भी आएगा ना, वहां पहले पीडी को निकालो बाहर, यही से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पीडी को अगर बाहर रख लिए तो अब ये बचा क्या, sp2 बच गया ये, और एक पीडी बाहर निकल गया। अब sp2 अगर यहाँ पे है तो मान लो हमने यहाँ कंडीशन क्या लिया, s प्लस px लिया हमने, क्लियर है, ये लिया px, और यहाँ पे देखो ध्यान से, और यहाँ पे लेंगे हम py, ठीक है। आप सोच रहे हो सर ऐसा लेने से क्या फायदा होगा हमें, इसका क्या एडवांटेज मिल सकता है, जरा आप देखो ध्यान से, इधर बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब यहाँ पे हमारे पास पी के कौन से ऑर्बिटल बचे हुए हैं, pz, अगर आप pz इसको लेते हो तो आप निश्चित तौर पे d का भी z लेना पड़ेगा, इंटरमिक्सिंग होने वाले का ओरिएंटेशन ऑलमोस्ट सेम हो तो ये लेंगे dz स्क्वायर, बोलो आया समझ में। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास यहाँ पे एक कंडीशन बनता है कि sp3d में d के कौन से ऑर्बिटल हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो है dz स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, नीट में भी क्वेश्चन बना हुआ, एम्स में भी और जी में भी क्वेश्चन रहा है ये। अब इसके बाद हमारे पास अगर इसकी ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं, sp3d की ज्योमेट्री जो होती है वो होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये आपके पास ट्राइगोनल दिख रहा है और एक पिरामिड और एक दो पिरामिड बाय पिरामिडल, ठीक है। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, अगर आप sp3d हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हो तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में लॉन पेयर भी आएंगे। अगर लॉन पेयर यहाँ आएंगे तो लॉन पेयर यहाँ दो तरह का पोजीशन दिखाई देता है, एक दिखता है ये एक्सियल एक्सिस के अलोंग दिख रहा है, ये एक्सियल पोजीशन कहलाता है, एक्सियल बॉन्ड, बोलो क्लियर है। और ये जो एक्सिस के अलोंग नहीं दिख रहा है ये कहलाता है इक्विटोरियल बॉन्ड, क्या कहलाएगा, इक्विटोरियल बॉन्ड। तो यहाँ पे आपको दो तरह का बॉन्ड दिखाई देता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, एक एक्सियल और एक इक्विटोरियल बॉन्ड। अगर आप एक्सियल और इक्विटोरियल की बात करते हो, ठीक है, मैं बॉन्ड लेंथ में आगे डिस्कस करूंगा स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं, अगर लोन पेयर आता है यहाँ पे, अगर कोई मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर कंटेनिंग मॉलिक्यूल है तो इस कंडीशन में आपको लोन पेयर को कहाँ रखना है, इक्विटोरियल पोजीशन पे रखना है। लोन पेयर को इस तरह से इक्विटोरियल पे रखना है, लोन पेयर को इस तरह से इक्विटोरियल पे रखना है। तो लोन पेयर को यहाँ ऑलवेज इक्विटोरियल पोजीशन पे रखना है ताकि रिपल्सन को मिनिमाइज किया जा सके। कैसे मिनिमाइज होगा मैं आपको डिस्कस करूंगा जब इसका एग्जाम्पल अभी डिटेल में लेके आएंगे। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो sp3d2 में कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, मैंने आपको क्या बोला, ट्रिक बताया ना अभी कि आप p और d को बाहर कर दो। चलो इस pd को हमने कर दिया बाहर, अब आपके पास क्या बचा, ये बचा sp2, एक p को बाहर कर दिया हमने और d को एक को बाहर कर दिया sp2d। अब ये s का एक ऑर्बिटल और p का दो ऑर्बिटल px और py, ठीक है। अब d का ऑर्बिटल ऐसा होना चाहिए जिसमें xy का ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन हो, तो हम लेंगे dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐसा क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये ज्यादा डायरेक्शनल है तो पहले इनकी प्रायोरिटी देंगे, बोलो क्लियर है, ठीक है। क्योंकि आपके दिमाग में आएगा सर कि यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ भी और यहाँ भी एक्स वाई है, लेकिन ये इन बिटवीन एक्सिस वाले ऑर्बिटल है, ये अलोंग द एक्सिस वाले, अलोंग द एक्सिस वाले डायरेक्शनल है, तो पहले ओवरलैपिंग में डायरेक्शनल ऑर्बिटल को लेंगे तो ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब यहाँ बचा पी में दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर चुके हैं, केवल क्या बच गया, जेड बच गया। अब डी का कौन सा होगा जो एकदम डायरेक्शनल होगा, डी का डायरेक्शनल जेड वाला दिखेगा क्या, डी जेड स्क्वायर, तो ये डी जेड स्क्वायर होगा। तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर sp3d2 की बात करेंगे तो sp3d2 में d के कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट, क्लियर। अब ना नेक्स्ट कंडीशन मैं आपके पास लिखने जा रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पापास, sp3 और d3 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे कि कौन कौन से ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे पहले ट्रिक्स क्या है, पीडी को बाहर कर दो। चलो ये हमने कर दिया सर पीडी को बाहर, पीडी को बाहर करने के बाद आपके पास यहाँ बचा sp2, एक पी बाहर चला गया और डी भी एक चला गया, बचा यहाँ क्या d2, राइट। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से पी हैं, मान लो ये p2 के साथ अगर आप देखते हो ये है px और py, राइट। तो अगर px py है तो d के दो ऑर्बिटल चाहिए xy वाले, तो एक तो ये डायरेक्शनल dx स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा ही होगा, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब दूसरा तो डायरेक्शनल को है नहीं xy का, तो दूसरा आपको लेना पड़ेगा d का सेम ओरिएंटेशन लगभग किसका है, xy dxy, तो ये है dxy। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास p और d, अगर आपके पास px और pfy आ गया तो अब बचेगा केवल pz ही तो बचा। अगर pz बचा तो d का सबसे ओरिएंटेशन वाला कौन होगा जो z एक्सिस के अलोंग होगा, वो होगा dz स्क्वायर। तो ये आपके पास d के जो तीन ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे sp3d3 में, वो कौन करेंगे, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, dxy और dz स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये। अब इसमें एक चीज मैं और आपको बताना चाह रहा हूँ, जरा समझना ध्यान से, आप क्या बोलना चाह रहा हूँ।
अगर आप sp3d2 का स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा इस तरह से, स्क्वायर बाइपिरामिडल, जिसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, अगर ऑक्टाहेड्रल होगा, स्क्वायर बाइपिरामिडल, तो ये सारे पोजीशन तो इक्विवेलेंट है। तो अगर लोन पेयर अगर आपके पास होता है तो आप लोन पेयर को कहीं भी रख दीजिए, कोई पोजीशन पे एक्सियल इक्वेटोरियल का कोई यहाँ वैसा रिपल्सन वगैरह नहीं होता, ठीक है ना, इक्वल रिपल्सन हर जगह है, तो आप कहीं भी रख सकते हो लोन पेयर को। अगर sp3d3 की बात करेंगे तो इसकी ज्योमेट्री कैसे बनेगी? अगर sp3d3 की बात करते हैं तो इसकी ज्योमेट्री ये आपके पास आएगा, ये है इसकी ज्योमेट्री, पेंटागनल और बाइपिरामिडल। क्लियर है? अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात, इस तरह अगर यहाँ लोन पेयर आ गया तो क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके पास है ये, ठीक है। IF7 का एग्जाम्पल बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में से एक। अगर आप यहाँ देखते हो ना, अगर इस कंडीशन पे, तो आपको लोन पेयर जो है वो लोन पेयर को ऑलवेज रखना है एक्सियल पोजीशन। ये यहाँ पे एक्सियल पोजीशन है, ये एक्सियल पोजीशन है, यहाँ पे लोन पेयर को रखेंगे। बोलो क्लियर है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे आप लोन पेयर को नहीं रखेंगे, ताकि एक्सियल पे इसलिए रखते हैं ताकि रिपल्सन को मिनिमाइज किया जा सके। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे मिनिमाइज होगा। राइट? क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब सुनो, अगर आप sp की बात करते हो, लीनियर शेप है, लीनियर शेप है तो निश्चित तौर पे यहाँ बॉन्ड एंगल कितने का होने जा रहा है, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। अभी हम बोल रहे थे कि हाइब्रिडाइजेशन के हेल्प से बॉन्ड एंगल भी डिसाइड होता है। अगर आप sp2 की बात करेंगे तो sp2 में जो आपके पास बॉन्ड एंगल आता है, ये बॉन्ड एंगल आता है कितना आपके पास, बोलो 120 डिग्री, 120, ठीक है। और अगर sp3 की बात कर रहे हैं आप टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल में जो बॉन्ड एंगल बनता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का बनता है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट कंडीशन आता है, ठीक है। मैं जनरल बता रहा हूँ, जब लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल चेंज होगा, ये मैं आपको बेंट रूल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप सोच रहे हैं सर इसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल होंगे, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल होंगे, ये मैं डिस्कस करूंगा अभी एग्जाम्पल के थ्रू, लेकिन आगे थोड़ा पहले यहाँ तक समझ में आया। अब अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया कि कितने टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमें पढ़ना है, अभी जो आपको पढ़ना है ये sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। आप ये मत सोचना कि सर d2 sp3 क्या होगा, d sp3 क्या होगा, d2 sp3 क्या होगा, ये सारे कंडीशन हम लोग कंडीशन में डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है ना। हम लोग वहाँ कंडीशन का जब सीरीज देंगे तब वहाँ पे बताएंगे कंडीशन। अभी फिलहाल मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। नेक्स्ट लिख रहा हूँ आपके पास। अब ये तो पता चल गया आपको कि हाइब्रिडाइजेशन के कितने टाइप है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा कि सर हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ एनी पॉलीएटॉमिक एटम और आयन, ठीक है ना। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। सो लिख रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, ये लिख रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो क्या तरीका होगा, बहुत एक बात आपको मैं बताऊं, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए डिफरेंट तरीके हैं। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ कैसे आप इसको निकालोगे। देखो इधर ध्यान से, ये लिख रहा हूँ आपके पास ट्रिक, बहुत सुपर ट्रिक्स आपको इसकी को ध्यान रखना है, जिसमें आपको बिना हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, आपको बिना स्ट्रक्चर वगैरह के निकलेंगे, बहुत आसानी से निकलेंगे। देखो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है ना, तो आप कुछ मत करो, आप निकालो सिर्फ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकाल लो अराउंड सेंट्रल एटम। बोलो क्लियर है? ये लिख रहा हूँ अराउंड सेंट्रल एटम, और प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, बस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, इतना ही तो काम आपको करना है, यही से तो आपको आंसर मिलेगा। आप सोचोगे सर कैसे, जैसे आप एग्जांपल देखो, मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, पहले एकदम स्टार्ट करता हूँ सिंपल एग्जांपल से। BCl2 मान लो, अगर आप देखते हो बेरिलियम का कंडीशन और ये क्लोरीन का केस देखते हो, तो बेरिलियम का आउटर मोस्ट, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। चलो लिख दो आप, देखो यहाँ से कितना आसान है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन है आपके पास, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन जो है वो मोनोवैलेंट है, सिंगल वैलेंसी है, तो एक बॉन्ड बना दो। ये भी सिंगल वैलेंसी रखता है, मोनोवैलेंट है, तो एक बना दो। बोलो क्लियर है? क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, 1 बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब इस सेंट्रल एटम पे कितना तेरे को बॉन्ड पेयर दिख रहा है, 2। अरे लोन पेयर तो बचा ही नहीं, इसके पास 2 आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन थे, दोनों के दोनों बॉन्डिंग बना दिए, तो लोन पेयर 0, तो 2 बॉन्ड पेयर मतलब 2 सिग्मा। क्लियर है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ, 2, और प्लस लोन पेयर 0, लोन पेयर हो गया, तो आपके पास 2 आया ना टोटल। तो आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 चाहिए था, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें मिलेगा, 1 और 1 2 sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? ठीक है। जैसे मान लो आपके पास, मैं लिख रहा हूँ कंडीशन इस तरह का, NH3 है मान लो, अगर आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आप जनरल ज्योमेट्री इसकी देखने की कोशिश करो। ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन आपके पास है। अब नाइट्रोजन लिखते हो आप 7 एटॉमिक नंबर, तो कन्फिग्रेशन 2-5, मतलब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 5 है। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो एक बॉन्ड लगाओ, ये भी वैलेंसी 1 है, 1 लगाओ, ये भी वैलेंसी 1 है, 1 लगाओ, लगा दिया। अब आप काउंट कर लो जरा,
यहां अगर आप काउंट करते हो तो आपके पास एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा, 3 सिग्मा हो गया सेंट्रल एटम के अराउंड। और लोन पेयर कितना है? एक लोन पेयर है, तो टोटल हुआ आपके पास 4, और 4 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा क्या? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए sp3। बहुत आसान तरीका, राइट। मान लो मैं आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूं CO3 2-, ये लिख रहा हूं। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर? देखो, ये है सेंट्रल एटम कार्बन और O3 2- है, मतलब 3 ऑक्सीजन आपके पास है और 2 पे माइनस है तो एक माइनस दे दो। क्लियर है? अब आप सोचो जरा, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं। कार्बन के पास 2 4 लिखते हो ना, 6 होता है, तो ये आपके पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब देखो इधर, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसने और ले लिया तो 7 हो गया। 7 ले लिया तब एक ही चाहिए ना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मतलब एक वैलेंसी होगा तो ये एक बॉन्ड बनाएगा, यहां भी एक वैलेंसी होगा, एक बॉन्ड बनाएगा, और ये 2 बॉन्ड बनाएगा। बोलो क्लियर है? ठीक है, राइट। अब इधर देखो, वैसे भी नेगेटिव वाले को आपको क्या करना है? सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है, बाकी जो बच जाए ऑक्सीजन उसको डबल बॉन्ड से। बस ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप सोचोगे सर आप हर एक थोड़ा देर बाद एक ट्विस्ट बना रहे हो, एक ट्रिक बना रहे हो, आप लास्ट तक देखते चलो ना, आपको हर जगह ट्रिक मिलेगा। देखो इधर, अब सिग्मा काउंट कर लेते हैं, 1 सिग्मा 2 और 3 सिग्मा, ठीक है, केवल सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड नहीं। अब यहाँ पे क्या लोन पेयर कुछ बचा? क्या नहीं बचा ना, तो ओनली 3 सिग्मा बचा और 0 लोन पेयर बचा, तो इस कंडीशन में 3 हो गया ना टोटल, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 चाहिए, मतलब sp2 2 और 1 3 दिख रहा है कंडीशन? बोलो। जैसे मैं आपको लिख रहा हूं, मान लो NH4+ अमोनियम आयन लिख रहे हो आप, समझना ध्यान से। तो अगर आप अमोनियम आयन लिखते हो तो यहां थोड़ा सा कंडीशन आप दिमाग में लाओ। ये है आपके पास N, ये है H, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1, तो हाइड्रोजन 1 वैलेंसी रखेगा, एक बॉन्ड बनाएगा, और नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, 1 2 3 4 और 5। और ये H+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 0 है। 0 है तो इसको 2 चाहिए डुएट पूरा करने के लिए, ये अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, कंप्लीट डोनेशन बाय मेंटेनिंग देयर ओन ऑक्टेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब एक बात देखो यार, सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, यहाँ पे ये भी सिग्मा है 4, तो यहाँ 4 सिग्मा है और लोन पेयर बचा ही नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। लोन पेयर कितना बचा? 0 लोन पेयर, तो 4 हाइब्रिड, मतलब हाइब्रिडेशन कितना होगा यहाँ पे आपके पास? बोलो sp3। मैं एक बात और आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो CO का स्ट्रक्चर देखते हो आप, ये है CO का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहा है वो सिंगली एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिंगली एग्जिस्ट करे तो आप इसको सिग्मा बॉन्ड की तरह लेते हो। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसी के साथ एग्जिस्ट करता हो ना, अकेला नहीं हो, तो इस कंडीशन में इसको पाई बॉन्ड कंसीडर किया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन। एक और आपके पास ट्रिक्स है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, राइट। हर एक कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को जब आप क्लियर करेंगे, मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको अच्छा रिजल्ट करना है तो आप अपने C फैक्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए, कॉन्सेप्ट फैक्टर को। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चन तो यही बन जाएंगे। अब देखो आप, जैसे मैं एक एग्जांपल आपके पास लिख रहा हूं, थोड़ा सा एग्जांपल चेंज कर रहा हूं, N3- लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं कंडीशन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, N के ऊपर 3- नहीं, N3 के ऊपर माइनस, इसको एजाइड आयन बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? एजाइड के नाम से जानते हैं, ये है एजाइड, राइट। अब क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा? जरा आप सोचो ध्यान से। पहले हम लोग 3- ये है और 1 माइनस लगा दिया, ठीक है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में हमने बोला अभी कि 5 इलेक्ट्रॉन है सर, थोड़ा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि नाइट्रोजन 5 थे और 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 6 है। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ 5 है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिया, इसका हो गया पूरा ऑक्टेट। इसने भी 3 लिया ऑक्टेट पूरा, क्योंकि सिमिलर शेयरिंग होगा 3-3 का, ये बन गया ट्रिपल बॉन्ड। अब ऑक्टेट दोनों का पूरा है, अब शेयरिंग करने की टेंडेंसी इसके पास नहीं है, तो क्या इसको 6, इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 5 थे और 1 माइनस हुआ था, 1 लिया था, तो 6 थे। अब इसको 2 चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ये कंप्लीट डोनेशन बाय मेंटेनिंग देयर ओन ऑक्टेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये बनेगा आपके पास नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये नाइट्रोजन, राइट। अब चलिए देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल नाइट्रोजन पे। यहाँ 1 सिग्मा, मैंने अभी क्या बोला कि अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिंगली होगा सिग्मा काउंट करना है आपको, और ट्रिपल बॉन्ड में ऑलवेज 1 पाई और ये सिग्मा 2 सिग्मा और 1 पाई। अगर 2 सिग्मा आपके पास दिख रहा है इस तरह से, 2 सिग्मा लोन पेयर बचा ही नहीं, यहाँ पे लोन पेयर नहीं बचा, मतलब लोन पेयर कितना हुआ? 0। कितना हुआ? 0। अगर 0 लोन पेयर यहाँ पे है तो टोटल ये आया 2, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 चाहिए, सो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा? sp हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, लीनियर शेप आएगा। आया समझ में? चलिए कुछ और बेहतरीन एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं कंडीशन I3+, ये लिख रहा हूं I3+, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, पॉलीहैलाइड आयन, ठीक है। जरा आप देखिए इधर कैटायन, अगर आप I3+ देखते हो तो सबसे पहले आप सेंट्रल एटम बना लो इस तरह से, जैसे ये आयोडीन है, ये आयोडीन है और ये प्लस है। जरा सोचना ध्यान से, ठीक है।
आयोडीन के आउटर मोस्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। ये आपके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। ये आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन ग्रुप है, यहाँ भी सेम है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ये 7 इलेक्ट्रॉन है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, ऑक्टेट पूरा हुआ, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन लिया, ऑक्टेट पूरा हो गया। अब अगर दोनों का ऑक्टेट पूरा है तो ये म्यूचुअल शेयरिंग तो नहीं कर सकते, ये बात तय है किसी के साथ। अब यहाँ आयोडीन के पास 7 था, 1 चला गया, 6 बचा, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 चाहिए। कंप्लीट डोनेशन बाय मेंटेनिंग देयर ओन ऑक्टेट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, राइट? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया तो अब आप क्या करोगे, जरा देखो ध्यान से इधर। ये आयोडीन है आपके पास, ठीक है, ये आयोडीन है आपके पास, और ये आपके पास बना कंडीशन, ये सेंट्रल एटम के पास अब लोन पेयर कितने बचे? 2। ये आपके पास 2 लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से 2 लोन पेयर, और ये आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड I+। तो यहाँ अगर आप देखते हो तो आपके पास बॉन्ड हुआ 2 सिग्मा बना, ये बना 2 सिग्मा, और लोन पेयर सेंट्रल के पास 2 लोन पेयर, तो टोटल 4 हुआ। 4 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3, और sp3 में टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन 2 लोन पेयर को आप रख दो यहाँ पे, और रखने के बाद स्ट्रक्चर को डिसाइड करो। अब स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है? वी शेप या एंगुलर शेप दिख रहा है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ये एंगुलर शेप का या वी शेप का। ये 2 लोन पेयर दिख रहा है आपके पास, इस तरह से 2 लोन पेयर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? ऐसे ही कंडीशन अगर आप देखेंगे तो Br3+ का भी आएगा, सिमिलर है, आइसोस्ट्रक्चरल का केस है, आप देख रहे हैं कंडीशन, समझ रहे हो ना? मतलब Br3+ का भी स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर आएगा, कोई घबराने की बात नहीं। आप सोचोगे सर कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आप दे रहे हो, जरा देखो अभी तो और बेहतरीन एग्जाम्पल आपके पास आएंगे। ये है ब्रोमीन, ये है ब्रोमीन, और ये ब्रोमीन सिमिलर स्ट्रक्चर आपके पास बनेगा, और ये आपके पास 2 लोन पेयर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस तरह से Br3+ का फॉर्मेशन होगा, राइट? नेक्स्ट लिख रहा हूं आपके पास कुछ स्पेशल एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल ऑफ पॉलीहाइड्राइड्स एनायन। देखिए ध्यान से, अगर आप पॉलीहाइड्राइड्स की बात करते हो, ये लिख रहा हूं कंडीशन पॉलीहाइड्राइड्स एनायन, यहां से भी जी में क्वेश्चन बना हुआ है। एनायन क्या है? पॉलीहाइड्राइड्स एनायन की बात ये समझो, क्या क्या एग्जाम्पल है पॉलीहाइड्राइड्स एनायन के। जैसे लिख रहा हूं I3-, ये लिख रहा हूं कंडीशन Br3-, ये लिख रहा हूं कंडीशन आपके पास Cl3-, ये इस तरह का कंडीशन मान लो लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं कंडीशन F3-, ये पॉलीहाइड्राइड्स आयन नहीं है। पॉलीहाइड्राइड्स आयन उन्हीं के पास, पॉलीहाइड्राइड्स आयन केवल और केवल तब बन सकता है जब, आगे आप सोचिए, मैं जवाब दे रहा हूं थोड़ी देर में, देखिए ध्यान से। लिख रहा हूं ये आपके पास पॉलीहाइड्राइड्स है, ये पॉलीहाइड्राइड्स आयन नहीं बनेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा F3-, क्लियर है? आप सोचेंगे सर ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको बताऊं कि पॉलीहाइड्राइड्स आयन का जो फॉर्मेशन होता है ना, ये बोल रहा हूँ कंडीशन की पॉलीहाइड्राइड्स आयन का जो फॉर्मेशन होता है, ये एक तरह का एसिड बेस इंटरेक्शन है। क्या बोल रहा हूँ? एसिड बेस इंटरेक्शन, मतलब एसिड और बेस की तरह रिएक्शन आपको दिखाई देगा, जिसमें एक एसिड की तरह रिएक्ट करता है, एक बेस की तरह रिएक्ट करता है। अब आपके पास दिमाग में आएगा सर ये रिएक्शन कैसे होगा, पॉलीहाइड्राइड्स कब बनता है? देखो मैं 2 कंडीशन बता रहा हूँ, जिसमें आपको सबसे फर्स्ट कंडीशन जो प्राइमरी कंडीशन बनता है पॉलीहाइड्राइड्स में, हाइलाइड्स आयन जो होते हैं, हाइलाइड्स मतलब X-, लाइक Cl-, Br-, I-, X- का रिएक्शन आप हाइड्रोजन के साथ कर दो, Cl2 के साथ, Br2 के साथ, तो ये आपके पास बनता है X3-, तो इस तरह से ये पॉलीहाइड्राइड्स बनेगा। आप सोचोगे सर तो ये कंडीशन तो हम यहाँ भी कर सकते थे कि F- का रिएक्शन F2 के साथ करा दो और F3- बन जाए, लेकिन ये एग्जिस्ट आप बोल रहे हो नहीं करता, बिल्कुल नहीं करेगा। एक्चुअली क्या है, देखो फ्लोरीन के पास, फ्लोरीन लास्ट में आप लिखते हो, फ्लोरीन में लास्ट में 2p है, तो 2d ऑर्बिटल तो वैकेंट है नहीं, और वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से ये F3- का फॉर्मेशन नहीं कर पाता, ठीक है ना? अब इधर देखो, जैसे मान लो हम लोग बात करते हैं क्लोरीन की, अगर मैं बात करता हूँ तो क्लोरीन माइनस है और ये Cl2 लिख रहा हूँ मैं। अगर इस तरह का केस में लिखता हूँ तो यहाँ पे क्लोरीन के पास अगर आप देखते हो तो ये आराम से बनेगा, क्या Cl3- बनेगा, ये बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि क्लोरीन के पास क्या है, क्लोरीन के पास आप लास्ट में क्लोरीन लिखते हो 3p, और 3p के बाद 3d वैकेंट पड़ा हुआ है। अगर वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो इजीली ये क्या करेगा, हाइलाइड्स आयन का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ क्या देखो, ये क्लोरीन माइनस के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, अपना इस इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो लेविस के अकॉर्डिंग लेविस बेस कहलाएगा। सो ये क्लोराइड आयन यहाँ पे लेविस बेस की तरह एक्ट करता है, और इस Cl2 के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, और वैकेंट d ऑर्बिटल होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो लेविस एसिड करता है, कहलाता है। एक और ट्रिक ध्यान रखिएगा, ए से एसिड और ए से एक्सेप्टर, ठीक है, जो एक्सेप्ट करे वो लेविस एसिड है। अब यहाँ पे क्या है, ये इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसके वैकेंट ऑर्बिटल ने इसको एक्सेप्ट किया, जो एक्सेप्ट किया लेविस एसिड है, ये लेविस बेस है जिसने डोनेट किया। तो एक तरह का जो पॉलीहाइड्राइड्स एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है वो लेविस एसिड बेस इंटरेक्शन है, इस पर मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। सिमिलर कंडीशन आपको यहाँ भी दिखाई देगा। जैसे मान लो I- है, इसका रिएक्शन I2 के साथ कर दो,
यहाँ भी तो सेम कंडीशन होगा, यहाँ 5d ऑर्बिटल खाली होंगे। जैसे Br माइनस है, यहाँ पे Br2 के साथ रिएक्शन करा तो यहाँ 4d ऑर्बिटल खाली होंगे। तो जब भी आप हैलाइड आयन का किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ करेंगे तो ये पॉलीहैलाइड आयन बनाएगा, ये I3 माइनस बनाएगा, ये Br3 माइनस बनाएगा, लेकिन इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, आप लिख दो लास्ट में 2p और 2d ऑर्बिटल डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए ये पॉलीहैलाइड्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। बोलो पहले ये बात समझ में आ गई। अब अगर ये बात समझ में आ गया तो मैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलना चाहूंगा थोड़ा। अब देखना जरा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन यही में क्वेश्चन रहा बच्चों। देखो इधर जैसे ये I माइनस और I2 है, अगर आप I2 की बात करते हो तो ये आपके पास I2 का कंडीशन है। आप यहाँ देखिए, आप आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है टोटल, ये 7 इलेक्ट्रॉन एक शेयरिंग करके इसने ऑक्टेट पूरा कर लिया, ठीक है। अब अगर आप I माइनस लेंगे तो I माइनस के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से ये I माइनस का फॉर्मेशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आपके पास यहाँ बन के आता है। अब यहाँ क्या है, देखो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल को इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसके पास देने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो लेविस क्या होगा, बेस होगा, और इसके वैकेंट ऑर्बिटल ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा और इस तरह से ये I माइनस का फॉर्मेशन करेगा। तो अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो ना तो ये है आपके पास I माइनस और ये आपके पास दिखाई देगा कंडीशन क्या, ये I माइनस और ये आपके पास I दिखेगा, इस तरह से ये दिखेगा और यहाँ से मिलकर ये I3 माइनस का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ लोन पेयर कितने बच रहे हैं आपके पास, लोन पेयर कितने बच रहे हैं, 1 2 3 लोन पेयर बच रहे हैं यहाँ पे। तो आप 3 लोन पेयर अगर आप रखते हो इस तरह से, ये 3 लोन पेयर यहाँ बच रहा है, तो आप जरा देखो ध्यान से ना, आपके पास 2 सिग्मा आया सेंट्रल एटम पे, ये 2 सिग्मा और लोन पेयर कितना है, 3 लोन पेयर, तो टोटल 5 है, तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, लेकिन इसका अगर आप शेप डिसाइड करेंगे तो sp3d में अगर आप देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा मैंने बोला था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगा, ये ट्राइगोनल और 2 पिरामिड ऊपर और नीचे, क्लियर है। और मैंने बोला था कि यहाँ पे लोन पेयर आप कहाँ रखोगे, इक्विटोरियल पे, ताकि रिपल्सन को मिनिमाइज किया जा सके। ये रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग इक्विटोरियल पे रखते हैं, ये इक्विटोरियल पे यहाँ रखते हैं, तो ये I दिखाई देगा आपके पास, ये I माइनस और ये I, तो एग्जैक्टली आपके पास जो शेप बचा वो कैसा बचा, लीनियर शेप। आप लोन पेयर को मत देखना शेप में, केवल ये स्ट्रक्चर को देखो कैसा दिख रहा है, ये लीनियर स्ट्रक्चर आपके पास दिखाई दे रहा है, इस तरह से देखो, क्लियर है, दिखा कंडीशन, ये लीनियर स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पे आ रहा है, राइट, क्लियर है। सेम स्ट्रक्चर आपके पास किसका बनेगा, I3 माइनस जैसा ही Br3 माइनस का भी बनेगा, सेम Cl3 माइनस का बनेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, JMS 2014 में क्वेश्चंस भी रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। अब देखो अगला कंडीशन आपके पास जो बोलने जा रहा हूं, इसके बाद का बात सुनना। यहां से एक चीज मैंने क्या बोला कि पॉलीहैलाइड्स आयन का जो फॉर्मेशन हुआ वो कैसे हुआ, पॉलीहैलाइड्स आयन का फॉर्मेशन, पॉलीहैलाइड्स आयन का फॉर्मेशन हुआ कि जब हैलाइड आयन को रिएक्ट करा दिया हाइड्रोजन के साथ तो ये बना पॉलीहैलाइड्स बना, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है, एक और तरीका है इसका। आप सोचोगे सर क्या तरीका है इसका, अगर आप एल्कली मेटल हैलाइड लेते हो, एल्कली मेटल हैलाइड, एल्कली मेटल जैसे पोटेशियम हो गया, हैलाइड हो गया क्लोरीन, तो KCl ले लिए, एल्कली मेटल हैलाइड। तो अगर आप एल्कली मेटल हैलाइड लेते हो मान लो, और इसका आप इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन समझते हैं, इंटर हैलोजन, इन बिटवीन हैलोजन, जो हैलोजन हैलोजन वाले बीच वाले कंपाउंड है वो कहलाएंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि ICl के साथ इसका रिएक्शन कर दो, समझ रहे हो कंडीशन, ये क्या है, एल्कली मेटल हैलाइड, और ये क्या इंटर हैलोजन, दोनों हैलोजन है लेकिन सेम नहीं है, डिफरेंट हैं। तो अगर दो डिफरेंट हैलोजन मिलकर कोई कंपाउंड बनाता है तो इंटर हैलोजन, इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, क्या बोल रहा हूँ, इन बिटवीन। तो ये कंपाउंड जो बनाएंगे ना, ये बनाता है K और ICl2 बनाता है। अब यहाँ K प्लस और ICl2 माइनस आएगा, यहाँ पे इस तरह का कंडीशन आपके पास बनेगा, और दिस ICl2 माइनस एक्ट एज अ पॉलीहैलाइड आयन, दिख रहा है कंडीशन। अब अगर आप यहाँ देखो तो ये आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, मान लो ये माइनस है कंडीशन, ये आयोडीन है और ये क्लोरीन है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये आपके पास इस तरह से लोन पेयर प्रेजेंट है और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, ये देगा इलेक्ट्रॉन तो लेविस बेस होगा, और ये अपने वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लेगा तो लेविस एसिड होगा। तो एक तरह का लेविस एसिड बेस इंटरेक्शन यहाँ भी दिख रहा है, बोलो क्लियर है। अब जैसे यहाँ भी दिखा सेम कंडीशन यहाँ भी आ गया कि सर 3 आ गया लोन पेयर और 2 आ गया सिग्मा, तो 2 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर, सो यहाँ भी 5 आएगा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगा sp3d, और लोन पेयर भी सेम है तो स्ट्रक्चर भी सिमिलर आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आपके पास बना कि इसका मतलब पॉलीहैलाइड्स आयन का फॉर्मेशन 2 तरीके से सर हो रहा है, एक हैलाइड आयन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और एक एल्कली मेटल हैलाइड का जो रिएक्शन कर रहे हैं इंटर हाइड्रोजन के साथ, तब बन रहा है पॉलीहैलाइड्स। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, आपको जरूर ध्यान रखना है, राइट, क्लियर।
माय डियर फ्रेंड्स, मेरी पूरी कोशिश है कि घर बैठे आपको जेई नीट की पूरी तैयारी करवा दूंगा। आप कहीं भी बैठ के मुझे देख रहे होंगे, आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर सजेस्ट कीजिएगा। मैं आपके लिए डिफरेंट वीडियो दूंगा, बहुत अच्छे से वीडियो दूंगा, लेकिन थोड़ा सपोर्ट आप लोग जरूर कीजिएगा। आप लोग का सपोर्ट ऑलवेज हमारे लिए इंकरेजमेंट है। देखिए इधर KCl, इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, जरा देखो इधर। ये तो हुआ पॉलीहैलाइड्स, ठीक है, पॉलीहैलाइड्स बन गया। अब आपके पास बोलेगा कि मान लो ऐसा कंडीशन बोलता है कि sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन हुआ, नंबर ऑफ लोन पेयर कितना हुआ, तो लोन पेयर भी निकल जाएगा। बोलेगा N3- में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, तो वो भी निकल जाएगा। समझ रहे हो? अगर आपको बोलता है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा N3- का, तो वो भी निकल जाएगा। अगर आपको कंडीशन बोलता है यहाँ पे मान लो कि किसका एक्चुअल ज्योमेट्री क्या होगा, तो लीनियर ज्योमेट्री होगा, ये भी निकल जाएगा। तो आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से पॉलीहैलाइड से बन सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? राइट। अब कुछ बातें और भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे आपने अभी तक ज्योमेट्री देख लिया, मैं थोड़ा लोन पेयर का डिस्कशन करना चाहता हूँ। जैसे मान लो ऐसा कंडीशन है कि एक sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp का शेप तो आप लीनियर देखते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप sp2 का हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हो, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ दो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि सर बॉन्ड पेयर 3 हो, 3 सिग्मा हो और लोन पेयर 0 हो, 0 लोन पेयर, तब ये कंडीशन 3 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 सिग्मा हो और 1 लोन पेयर हो, तब भी तो आपके पास कंडीशन 3 आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर आप यहाँ ज्योमेट्री देखते हो, तब तो लोन पेयर है ही नहीं, तब तो ज्योमेट्री एज इट इज रहेगा, ट्रायंगल प्लेनर, कोई चीज होना नहीं है। लेकिन अगर लोन पेयर हुआ तो आप ट्रायंगल प्लेनर ज्योमेट्री नहीं रख सकते, आपको यहाँ पे लोन पेयर को रखना है और उसके बाद ज्योमेट्री डिसाइड करना है। मेरा हिसाब से ये चंद्रहास सर का मेथड है, ढक दो मेथड। इस मेथड को समझना है। आपने लोन पेयर को रखा और ढका, आप कैसा दिख रहा है, एंगुलर शेप, ढक दो, लोन पेयर रखो और ढको, ये ढका ना, एंगुलर शेप दिखा ना, ये या वी शेप दिखा या बेंड शेप दिखा, तो ये एक्चुअल शेप होगा। ऐसे ही अगर मैं आपको बात करता हूँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक और ट्रिक आपको बता दिया, ढक दो मेथड, ठीक है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं हम लोग, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या कंडीशन बनेगा, 3 और 1 4 संभावना है। तो एक हो सकता है कि 4 सिग्मा हो और 0 लोन पेयर हो, तभी आपके पास 4 आएगा और ज्योमेट्री फिक्स है, टेट्राहेड्रल हो। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा भी हो सकता है ना कि 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर हो, तभी तो 4 आ रहा है। अगर ऐसा केस हुआ तो 1 लोन पेयर को रखना, ढक देना, इसको ढक दो। अब ये पिरामिड की तरह दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना ये, तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, ये कहलाएगा पिरामिडल स्ट्रक्चर, राइट। जैसे अमोनिया में आप देखते हैं एक लोन पेयर होता है यहाँ पे। अगर आप H2 वगैरह में देखते होंगे तो एक संभावना और यहाँ बनता है कि 2 सिग्मा हो और 2 लोन पेयर हो। अगर ऐसा कंडीशन हुआ तो आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है वो क्या बनेगा, कंडीशन 4 बनेगा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, sp3 होगा। लेकिन अगर 2 लोन पेयर है तो आपको लोन पेयर को टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, sp3 है तो ये टेट्राहेड्रल है। आप लोन पेयर रखो और ढक दो, कैसा दिख रहा है, वी शेप दिख रहा है या एंगुलर शेप दिख रहा है, तो ये वी शेप दिखेगा, या एंगुलर शेप इसको बोलते हैं या बेंड शेप इसको बोलते हैं। बोलो है समझ में? तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आपके पास ये है कि अगर आपके पास लोन पेयर हो तो लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से ज्योमेट्री चेंज होता है, राइट। सेम कंडीशन sp3d वगैरह में भी बनेगा, लेकिन वहां कुछ एग्जांपल स्पेशल भी आपको बताऊंगा अभी। पहले ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट लिख रहा हूं आपके पास sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d अभी आपने देखा, sp3 देखा, sp3d देखो पहले। अगर sp3d देखोगे ना तो इसकी ज्योमेट्री आपने क्या देखा, इसकी ज्योमेट्री इस तरह से आपने देखा, थोड़ा यही से डिसाइड कर लो आप ज्योमेट्री, ट्रायंगल बाइपिरामिडल। अब अगर मान लो यहाँ देख तो 3 1 4 1 5 5 दिख रहा है, मतलब 3 आपके पास ऐसा दिख सकता है पहला, 5 सिग्मा और 0 लोन पेयर आपके पास दिखेगा, ये भी देखो 0 लोन पेयर 5 वाला, तो ज्योमेट्री ये रहेगा। अगर आप 4 सिग्मा कर दें और 1 लोन पेयर कर दें, मैंने बोला था कि यहाँ पे लोन पेयर की ज्योमेट्री, लोन पेयर जो होगा वो कहाँ रहेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ताकि रिपल्सन को मिनिमाइज किया जा सके, ठीक है। तो अगर आप एक लोन पेयर है, आप एक लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे रख दो और ढक दो इसको। अब ये ऐसा दिख रहा है ना, इस तरह से दिख रहा है, के शेप बोलते हैं इसको, या पाई शेप, या वो बचपन में आपने झूला झूला होगा ना यूं, सीसॉ, ठीक है। तो ये सीसॉ शेप आपको दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पे 3 सिग्मा 2 लोन पेयर कर देते हो, मान लो लोन पेयर अगर आपने 2 कर दिया, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर तो आपके पास ये है। अब 2 लोन पेयर आप रखो और इसको ढक दो, मैंने बता दिया आपको ढक दो मेथड। अगर इसको ढक दिया आपने तो ये आपको टी शेप का दिखाई देगा, तो ये आपके पास टी शेप दिखेगा। बोलो क्लियर है? ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर 3 लोन पेयर होगा, तो अगर 3 लोन पेयर होगा तो अभी तो आपको मैंने बताया कंडीशन i3 का 2 सिग्मा ये कर दो। तो अगर आप 3 लोन पेयर आप लेंगे तो आपको ज्योमेट्री इस तरह से दिखाई देगा। लोन पेयर को कहाँ रखना है आपको, इक्वेटोरियल पे, ये लीनियर शेप का दिखाई देगा, इसको ढक दो, ये आपके पास लीनियर शेप आएगा। बोलो क्लियर है? तो ये sp3d का कंडीशन आपके पास बनता है। अब आपको नेक्स्ट पार्ट जो बोल रहा हूँ वो लिख रहा हूँ sp3d2। थोड़ा सा आइडिया ले लो,
sp3d2। अगर आप देखेंगे 3 2 5 1 6 है तो एक तो 6 सिग्मा और 0 लॉन पेयर बनेगा आपके पास। तो यहाँ अगर आप सिर्फ देखेंगे तो ये स्क्वायर बाइपिरामिडल का कंडीशन देखते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कहीं भी रख दो लोन पेयर को। अब मान लो यहाँ पे कंडीशन आप ऐसा लेते हो कि सर यहाँ पे एक लोन पेयर रखना है, तो एक लोन पेयर को रख दो, तो उस कंडीशन में आपके पास 5 सिग्मा एक लोन पेयर, तब भी 6 है सम टोटल, लेकिन उस कंडीशन में आपका स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 2 लोन पेयर रखते हैं तो स्क्वायर प्लानर हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी ज्योमेट्री चेंज होगी। बोलो क्लियर है, राइट, समझ गए। ऐसे अगर sp3d की आप बात करते हैं, d3 की, तो ये पेंटागनल बनता है इस तरह से, और बाय पिरामिडल बनेगा, 2 पिरामिड है, पेंटागनल बाय पिरामिडल, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3 3 7 है, 7 है तो यहाँ क्या होगा 7 सिग्मा और 0 लॉन पेयर एक संभव नहीं है, तभी 7, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर है। अगर एक लॉन पेयर यहाँ ले आते हैं, मान लो ये 6 सिग्मा और एक लॉन पेयर तभी 7 है, तो एक लॉन पेयर को आप रख दो और इसको लगो, ठीक है ना। इसको बोला जाता है, इस तरह से स्ट्रक्चर एग्जैक्टली इसका बनता है। अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर और यहाँ पे इस तरह का कंडीशन आपको दिखाई देगा। 6 बॉन्ड पेयर दिख रहा है, 6 सिग्मा 1 2 3 4 5 6 सिग्मा और एक लॉन पेयर, इसको कैप्ड ऑक्टाहेड्रल बोला जाता है, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इस तरह का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट कंडीशन लेकर आ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहां से जो बनता है, एक बहुत फेमस एग्जांपल PCl5, ठीक है। यह है PCl5, बहुत फेमस एग्जांपल है। आप सोचोगे सर कहाँ फेमस है, तो बहुत कॉमन एग्जांपल है फेमस एग्जांपल, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जेई में बन सकते हैं यहाँ से। देखिए ध्यान से, PCl5 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। ये है फॉस्फोरस, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन, इस तरह से आपके पास क्लोरीन चल रहा है। ये है आपके पास क्लोरीन का कंडीशन, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। फॉस्फोरस 2 8 5 लिखते हैं आप, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो एक बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा, एक वैलेंसी वाले। ये बना आपके पास स्ट्रक्चर, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 4 और 1 5, और लोन पेयर 0 दिखा, तो 5 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर दिख रहा है आपके पास, मतलब आपके पास कंडीशन बनेगा 5 हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और sp3d अगर हुआ तो इसका शेप आपको दिखाई देगा ट्रायंगल बाइपिरामिडल। बोलो क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ भी 2 कंडीशन है कि सर ये तो एक्सियल बॉन्ड है, ये क्या दिख रहा है एक्सियल, और ये दिख रहा है इक्विटोरियल बॉन्ड, तो 2 डिफरेंट टाइप के बॉन्ड है यहाँ पे दिख रहे हैं, एक्सियल और इक्विटोरियल, क्लियर है। अब यहाँ देखो इक्विटोरियल बॉन्ड पेयर आपके पास 3 दिख रहा है, एक्सियल 2 दिख रहा है, तो यहाँ 3 इक्विटोरियल बॉन्ड पेयर 2 एक्सियल को ज्यादा रिपल करेगा, इसका रिपल्सन ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। सो हम लोग जनरल कंडीशन अगर बात करते हैं तो एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। एक्सियल बॉन्ड लेंथ किससे, इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ से, तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ से इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन ये लिख रहा हूँ, इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आपके पास क्या निकल के आ रहा है कि इसका मतलब कि ऑल बॉन्ड इन PCl5 आर नॉट इक्विवेलेंट, 2 types of bond are formed in PCl5, जस्ट देखो आप एक्सियल एंड इक्विटोरियल, सो द बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल बॉन्ड इज ग्रेटर देन इक्विटोरियल बॉन्ड, और वी कैन से इन अनदर वर्ड्स, सुना है, अगर बॉन्ड लेंथ इसका बड़ा हुआ, बॉन्ड लेंथ बड़ा हुआ तो वीक बॉन्ड होगा ना। तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करता है ना, तो एक्सियल बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा, एक्सियल बॉन्ड स्ट्रेंथ ये कम होगा किससे, इक्विटोरियल बॉन्ड स्ट्रेंथ से, मतलब इक्विटोरियल बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो ज्यादा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आपके दिमाग में ये बात जरूर रहे, ठीक है, राइट। यहाँ तक अब कुछ बातें और भी कर लेते हैं हम लोग थोड़ा एंगल के हिसाब से, ठीक है ना। एंगल के हिसाब से जरा देखना आप ध्यान से, क्या है एंगल के हिसाब से इसका स्ट्रक्चर, क्या कंडीशन बनना चाहिए था। मैं अगर ट्रायंगल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनाने की कोशिश करता हूँ तो थोड़ा सा कंडीशन मैं आपको चेंज करूंगा। अगर ट्रायंगल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री की कोशिश करूंगा तो इधर देखो, ये आपके पास है ट्रायंगल बाइपिरामिडल की ज्योमेट्री, देखना इधर ध्यान से कैसे बन सकता है ट्रायंगल बाइपिरामिडल, ठीक है। ये लिख रहा हूँ और ये दिखा रहा हूँ आपके पास, ये है आपके पास, देखो आप इसको ध्यान से, ये बना आपके पास ट्रायंगल, ठीक है। अब अगर आप बाइपिरामिडल देखते हो तो एक पिरामिड ऊपर बना और एक पिरामिड आपके पास नीचे, ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है आपका ट्रायंगल बाइपिरामिडल का, ठीक है। अब अगर आप देखोगे ट्रायंगल बाइपिरामिडल तो यहाँ से क्या क्या कॉन्सेप्ट आएगा ये आप दिमाग में देखो, इधर देखो, ये है एक्सियल और ये भी एक्सियल, तो एक्सियल ये यहाँ पे मान लो Cl है आपके पास, इस तरह का कंडीशन मैं लिख रहा हूँ, जरा देखना आप ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, कंडीशन सुनना इधर, ये एक्सियल है और ये एक्सियल है, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ भी, तो ये क्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन, कौन सा क्लोरीन, एक्सियल वाला, और ये सेंट्रल फास्फोरस, और ये हो गया आपका क्लोरीन कौन सा, एक्सियल वाला। तो ये ऐसा केस एक ही तो बन रहा है,
तो इसके बीच का बॉन्ड एंगल आपको कितना दिख रहा है? 180 डिग्री का वन बॉन्ड एंगल दिखा कंडीशन? बोलो, ये आपके पास दिखाई दिया? अब इधर देखो, ये एक्सियल, ये सेंट्रल, ये एक्सियल क्लोरीन है, ये एक्सियल क्लोरीन है, और ये फास्फोरस है, और ये लिख रहा हूं इक्विटोरियल क्लोरीन। ये है क्लोरीन कौन सा? इक्विटोरियल। तो इसके बीच का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री दिख रहा है आपके पास। तो ये है 90, एक दूसरा 90, थर्ड 90, ये दिखेगा आपके पास क्या? फोर्थ 90, और ये फिफ्थ 90। तो टोटल 90 कितने दिखे यहाँ पे? फिफ्थ। मतलब अगर आप बात करेंगे 90 डिग्री का, तो ये 5 बनेगा। किसके बीच में 90 बनता है? एक्सियल क्लोरीन, फास्फोरस सेंट्रल और इक्विटोरियल क्लोरीन। ये एक्सियल क्लोरीन, फास्फोरस और इक्विटोरियल, 1 2 3 4 और ये 5, और ये भी तो बनेगा 6। टोटल कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। ये बोलो क्लियर है? दिखा कंडीशन? कहां से बोला मैंने? जरा देखो आप दोबारा। 1 2 3, ये बन गया ऊपर वाले के साथ, नीचे आइए 4, ये 5 और ये 6, टोटल 6 बन गए। बोलो, अब देखो आप इसके बाद क्या बोल रहा हूं आपके पास। अगर आप इक्विटोरियल की बात करेंगे, ये क्लोरीन इक्विटोरियल, ये फास्फोरस और ये इक्विटोरियल, ये आपको दिखाई देंगे 120 डिग्री के। कितने? 120। ये है क्लोरीन इक्विटोरियल, ये फास्फोरस और ये क्लोरीन इक्विटोरियल, ये आपको 120। कितने 120 के दिखेंगे? ये 1, ये 2 और ये पीछे वाला, ये दोनों इसके और ये इसके, ये 3। तो टोटल कितने दिखेंगे? 3। तो ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल होता है। बोलो क्लियर है? क्लियर है? स्ट्रक्चर से समझ में आ गया? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये जरूर ध्यान रखना है, राइट? देखिए अब नेक्स्ट पार्ट, ये आगे समझ में क्लियर हुआ? एक बात और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात जिक्र करना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो ये PCl5 की बात करते हैं, ये गैसियस PCl5 की बात करते हैं, ठीक है? अगर आप सॉलिड PCl5 की बात करोगे, तो PCl5 अगर आप सॉलिड देखते हो, तो सॉलिड स्टेट में PCl5 जो है वो आयनिक कंपाउंड की तरह बिहेव करते हैं। मतलब PCl5 सॉलिड स्टेट में टूट जाता है PCl6+ और ये बनेगा कंडीशन PCl4-। अगर आपके पास ये कंडीशन आएगा तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा स्ट्रक्चर। कैसे चेंज होगा? अगर आप PCl6+ की बात करते हो, तो आपके पास 6+ में ये कंडीशन आता है Cl Cl और Cl और Cl और Cl और ये Cl आता है आपके पास। मतलब इस तरह का कंडीशन है आपके पास, ये है प्लस, ठीक है? अब अगर देखोगे तो ये एक सिग्मा 2 3 4 5 6 का दिखाई देता है कंडीशन। तो हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से आपको दिखेगा क्या? इसका sp3 और d2, ये ऑक्टाहेड्रल शेप आपको दिखाई देगा PCl6+ का। क्लियर है? और PCl4- अगर आप देखते हैं, तो ये आपके पास Cl-, ये Cl और ये Cl और ये Cl है। वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास, फास्फोरस के पास अपने ऑर्बिटल को एक्सटेंड कर सकता है ना। ये कंडीशन बनेगा यहाँ एक सिग्मा 2 3 और एक 4 सिग्मा बन रहा है। मतलब क्या बनेगा कंडीशन? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3। तो ध्यान रहेगा कंडीशन कि हम लोग PCl5 गैसियस का हाइब्रिडाइजेशन sp3d जो बात करते हैं, sp3d की जो बात करते हैं, वो करते हैं गैसियस फेज में। अगर आपको बोलता है कंडीशन कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5 इन सॉलिड फॉर्म, समझ रहे हो कंडीशन? तो इस कंडीशन में ये आयनिक फॉर्म की तरह बिहेव करता है, टूटता है PCl6+ और PCl4-। सो सॉलिड फॉर्म में इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 एंड sp3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान रखिएगा। हाँ, एक बात और है, अगर मान लीजिए आपके पास PBr5 की बात करता है, तो PBr5 सॉलिड स्टेट में नहीं टूटता है, ऐसा नहीं है, टूटेगा ये भी, ये टूटेगा PBr6 क्या? बोलो कंडीशन माइनस, और ये कंडीशन बनेगा आपके पास PBr4-। बोलो क्लियर है? ये बनेगा लेकिन ये नहीं बनेगा। अब ये नहीं बनेगा तो यहाँ केवल Br- बनेगा। आप सोचेंगे सर ऐसा क्यों? जब वो टूट रहा था 6 में, तो ये क्यों नहीं टूटेगा 6 में? ये इसलिए नहीं टूटेगा, ये Br+ और PBr4- में टूटेगा। रीजन ये है, ब्रोमीन का साइज बहुत बड़ा है, तो एक फास्फोरस पे 6 ब्रोमीन को टॉलरेट नहीं कर पाएगा, स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगा, और स्टेरिक क्राउडिंग होने की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से इसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं होगा। इस वजह से सॉलिड स्टेट में PBr5 जो है वो टूटता है Br+ और PBr4- में, राइट? क्लियर? तो कुछ बेसिक एग्जांपल है सॉलिड स्टेट्स के, सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन के बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जिसको जरूर ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके पास जो आता है वो है IF7। जी में क्वेश्चंस बनता है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है IF7। अगर आप IF7 की बात करते हैं, पहले ग्राफ ज्योमेट्री आप निकाल लीजिए। ये आयोडीन है, ये फ्लोरीन है, आप 7 फ्लोरीन पहले लिख दीजिए, उसके बाद एक्चुअल इसके ज्योमेट्री की तरफ चलेंगे, ठीक है? अब आयोडीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, और फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो एक बॉन्ड लगा देंगे यहाँ पे 1 वैलेंसी वाले के पास, ये लगा दिया। अब 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास दिख रहा है सिग्मा, और कोई लॉन पेयर नहीं बचा, 0 लॉन पेयर, मतलब 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। मतलब आपके पास sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है 3 3 6 और 1 7, राइट? अब अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है,
तो इसके शेप की बात कर लेते हैं, ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं। तो इसका जो आपके पास शेप दिखाई देगा वो आपके पास इस तरह का शेप दिखेगा। ये है आपके पास शेप आपका इसका, ये आपका दिखेगा स्ट्रक्चर आपके पास, जिसको बोलते हैं पेंटागनल बाइपिरामिडल। ये आयोडीन, फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, राइट। अब यहाँ भी दो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या दो डिफरेंट टाइप के दिख रहे हैं? ये आपके पास दिख रहा है क्या, एक्सिस क्या लॉन्ग, तो ये आपके पास एक्सियल बॉन्ड है, और ये दिख रहा है आपके पास कंडीशन क्या, इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये भी इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये भी इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये इक्वेटोरियल नहीं, ये क्या है, एक्सियल बॉन्ड। बोलो क्लियर है? और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है। तो इस तरह से आपके पास जो यहाँ पे दिख रहा है वो 1 2 3 4 और ये 5 इक्वेटोरियल बॉन्ड और 2 एक्सियल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अभी आप देख रहे थे कि PCl5 में एक्सियल बॉन्ड ज्यादा था इक्वेटोरियल में, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स ध्यान रहे, आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि अगर आप IF7 की बात करेंगे तो यहाँ पे एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ा नहीं होता, यहाँ पे कौन बड़ा होता है, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ जो होता है। बोल रहा हूँ कि इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ जो होगा वो ज्यादा होगा, किससे, एक्सियल बॉन्ड लेंथ से। अब आप सोचोगे सर ये तो आपने एक अलग ही चीज बता दी आपने, इसके पीछे रीजन है। अगर आप IF7 की बात करते हो तो IF7 का स्ट्रक्चर आप देखने की कोशिश करो। ये आपके पास है 2, ये हुआ आपके पास 3, ठीक है। जरा आप देखना ध्यान से कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। ये आपके पास बना 4 और ये बन रहा है आपके पास 5, ये आपके पास 5 स्ट्रक्चर आ रहा है 5th, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जो आपको समझना है, यहाँ पे देखना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा इंतजार करना और इसको देखने की कोशिश करना, क्योंकि थोड़ा इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, आप ऐसे समझ पाओगे थोड़ा सा इजीली, ठीक है। और ये आपके पास एक ऊपर दिख रहा है और ये आपके पास एक नीचे दिख रहा है, मतलब इस तरह का कंडीशन आपके पास यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अब अगर आप इसको देखोगे तो स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा ये भी समझना आपको। एक पॉइंट पे लेके चलते हैं सबको, पहले एक पॉइंट पे लेके चल रहे हैं सबको, ये पॉइंट पे लेके चला हमने, ठीक है। ये बना हमारे पास पेंटागनल बाइपिरामिडल, 1 2 3 4 एक 5 पेंटागनल और एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड कहाँ दिख रहा है आपको, नीचे। ये है आपके पास पेंटागनल बाइपिरामिडल, ठीक है। अब इधर देखो, अगर आप यहाँ देखते हो कंडीशन, तो किस तरह का केस बनने की संभावना ये मैं आपको समझा रहा हूँ, जरा आप समझना ध्यान से, ठीक है। देखना ध्यान से, ये आपके पास एक्सियल और ये है आपके पास सेंट्रल एटम और ये दिख रहा है आपके पास एक्सियल, ये दिख रहा है ना, ये आयोडीन हो गया, ये हो गया ऊपर वाला फ्लोरीन, ये नीचे वाला फ्लोरीन हो गया। तो आपके पास अगर आप देखोगे तो फ्लोरीन एक्सियल और ये हो गया सेंट्रल एटम आयोडीन, और इधर फ्लोरीन एक्सियल के बीच में 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल आपके पास कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। बोलो क्लियर है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं, ये एक्सियल सेंट्रल एटम और ये इक्वेटोरियल, ठीक है। ये है फ्लोरीन एक्सियल, ये फ्लोरीन एक्सियल, आयोडीन सेंट्रल एटम और ये दिख रहा है फ्लोरीन कौन सा, इक्वेटोरियल वाला। तो अगर आप इसको देखते हो तो ये 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनेगा। तो 1 2 देन 3 देन 4 और देन 5, तो टोटल 90 डिग्री के एंगल कितने बनेंगे यहाँ पे, इधर से 5 और इधर से भी तो 5 बनेंगे नीचे से। ये देखो आप, यहाँ से 1, यहाँ से देखो 2, यहाँ से देखो 3, यहाँ से देखो 4 और यहाँ से देखो ये 5। तो 5 और 5 कितना हुआ टोटल, 10। 90 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल बने, 10, ठीक है। अब देखो एक और केस, एक ऐसा भी तो केस बनेगा, ये इक्वेटोरियल और ये इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल सेंट्रल एटम इक्वेटोरियल, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये लिख रहा हूँ F इक्वेटोरियल और आयोडीन सेंट्रल एटम और F इक्वेटोरियल। अगर ये एंगल आप देखेंगे तो ये 72 डिग्री का आपको एंगल दिखाई देगा, इस तरह से 72 डिग्री के एंगल बनेंगे। कितने बनेंगे, 1 2, ये बन रहा है 3, ये बनेगा कितना 4, ये 5। बोलो क्लियर है, समझ रहे हो कंडीशन। बड़ा इंपॉर्टेंट केस बता रहा हूँ, देखना जरा ध्यान से कि 72 डिग्री के एंगल कितने, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये दिखेगा यहाँ से पीछे वाला 5। तो टोटल 72 डिग्री के 5 दिखेंगे, राइट। तो एग्जैक्टली क्या केस आपके पास बनेगा ये समझना है। ये वाला जो आपके पास दिख रहा है ना, इक्वेटोरियल का ये वाला जो बॉन्ड एंगल दिख रहा है वो कितना दिख रहा है आपके पास, ये 72 डिग्री का दिख रहा है। और एक्सियल और इक्वेटोरियल का बॉन्ड कितना दिख रहा है आपको, 90 डिग्री का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये समझना है कि एंगुलर स्ट्रेन जो है, बोल रहा हूँ कंडीशन तेरे को कि एंगुलर स्ट्रेन कहाँ ज्यादा हो रहा है। देखो जरा ध्यान से, अब आप इधर समझना ध्यान से, ये तो एक्सियल वाला है और इक्वेटोरियल, और ये इक्वेटोरियल, तो एंगुलर स्ट्रेन एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच ज्यादा है या इक्वेटोरियल में, इक्वेटोरियल में एंगुलर स्ट्रेन ज्यादा है, एंगल कम है तो टेंशन ज्यादा होगा, स्ट्रेन क्या होगा ज्यादा, और स्ट्रेन ज्यादा होगा तो बॉन्ड पे रिपल्सन क्या होगा ज्यादा, और रिपल्सन अगर ये ज्यादा होगा तो ये बॉन्ड लेंथ क्या होगा ज्यादा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये,
बोल रहा हूँ कंडीशन कि अगर आप यहाँ देख रहे हैं ये इक्वेटोरियल और ये भी इक्वेटोरियल के बीच में एंगुलर स्ट्रेन ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा है, नज़दीक है, टेंशन ज़्यादा होगा, स्ट्रेन ज़्यादा क्रिएट होगा, जबकि एक्सियल इक्वेटोरियल 90 डिग्री का है, इसमें स्ट्रेन कम होगा। तो अगर स्ट्रेन ज़्यादा होगा तो रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा, रिपल्सन ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, इसलिए इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा एक्सियल बॉन्ड लेंथ से। बहुत फेमस एग्जाम्पल IF7। क्लियर है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरा ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर सजेस्ट कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मेरे लिए कमेंट जरूर डालिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँ। थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ यही बने रहिए।